शेयर करता हूँ। एक बार देख लीजिए, दिख रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है? सबको ठीक से? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर आवाज आ रही है और पीपीटी भी शेयर हो रही और पीपीटी शेयर हो गया? ओके। है। यस यस। तो इस स्वास्थ्य की यात्रा में सभी सज्जनों का मैं सर से स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्वानंद पंडित। हम वेलक्राफ्ट इरा लाइफस्टाइल इस कंपनी के माध्यम से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये संकल्प जो है, ये संकल्प हमने लिया है कि लोगों को स्वास्थ्य में लेके आने का, लोगों को स्वास्थ्य बहाल करने का। और उसके प्रणेता जो है वो सबसे पहले हमारे आदरणीय सीएमडी सर और वेलक्राफ्ट इरा लाइफस्टाइल कंपनी के आदरणीय चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रफीक जी शेख सर, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया। आजकल अगर हम देखते हैं तो समाज में बहुत ज्यादा बीमारियां, बहुत ज्यादा अनस्वास्थ्य जो है, अस्वास्थ्य सभी जगह फैला है। और उसके ऊपर काम करने का एक उन्होंने प्रयत्न शुरू किया और उनको सभी ने साथ भी दिया और उनके साथ सभी चल रहे हैं। तो उन्होंने जो मोटो रखा है, उन्होंने जो नींव रखी है, उसके लिए उनको मैं सच में धन्यवाद देता हूँ। और ये जो हमारी यात्रा है सच में बहुत आगे जाएगी और हम बहुत सारे लोगों को हम स्वास्थ्य बनाएंगे, आरोग्यदायी बनाएंगे, उनको हेल्थ प्रदान करेंगे। तो ये कंपनी के माध्यम से जो भी कुछ प्रोडक्ट्स है, हम जो लेके आने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स सबको बताने वाले हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, कौन से अंगों पे काम करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारे प्रश्न लोगों को है कि उसका उपयोग कैसा किया जाए, किस तरह किया जाए, किसके साथ किया जाए। ये सारे जो चीजें हैं उसको हमें जरा थोड़ा गहराई से जानना है। और उसमें कई सारे प्रोडक्ट जो है, लगभग अगर देख लिया तो 8-9 प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने यहाँ लॉन्च किया है। और वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसको हमें सही ढंग से सीखना है, सही ढंग से जानना है। तो उसके आगे हम जाके अभी वही प्रयास करेंगे, वो लोगों को वही उनके पास लेके जाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे बताना है। अभी मेरे बारे में बोला जाए तो मैं एक आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, बीएमएस एमडी हूँ। अभी मेरे बारे में तो बलराम सर ने सब कुछ बता ही दिया आपको, तो मैं मेरा ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता हूँ, डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूँ कि दोस्तों, एक 10 साल पहले जब मैं ये आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रहा था, तो मैंने एक आयुर्वेद साक्षरता अभियान ऐसा एक शुरू किया था कि क्यों ना सारे रोग जो है वो हम घर के घर ही ठीक कर पाए। और उस यात्रा की शुरुआत करते वक्त ये आयुर्वेद साक्षरता अभियान के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां जो है हम घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम काम कर रहे थे। और वो काम करते करते बहुत सारे लोग उसमें जुड़ने लगे। और जो भारत के जो महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, ऐसे महान साइंटिस्ट, उसको भारत ने उनको पद्म भूषण अवार्ड से भूषित किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर विजय भटकर सर, वो मेरे साथ आ गए। और मैंने उनको अंडर काम किया, उनके मार्गदर्शन के नीचे काम किया। और उन्होंने ऐसा बताया था कि हमें जो काम करना है वो किसान लोगों के लिए ज्यादातर काम करना है, किसानों के लिए काम करना है। और किसानों के को काम करते करते लोगों को हेल्थ भी हमें प्रदान करनी है। तो ऐसे कई सारे उन्होंने मुझे बातें बताई थी और उनके मार्गदर्शन में हम आगे चल रहे थे। तो उसको भी बहुत अच्छा फल मिल रहा है। सर के जो सिद्धांत है वो भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। सर का अभी उम्र जो है लगभग 77 अभी हो गया है। सर थोड़ा थक चुके हैं, लेकिन उनका हौसला जो है वो हौसला अभी तक टूटा नहीं है। वो हौसले के साथ अभी भी काम वो कर रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो कई सारे प्रशिक्षण जब मैं ले रहा था, तो प्रशिक्षण लेते समय मुझे एक बात समझ में आई कि सभी सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, आईटी सेक्टर ले लो, इंजीनियरिंग सेक्टर ले लो या मेडिकल सेक्टर भी ले लो, सभी जगहों पे ये आरोग्य की समस्या सभी को ही आ रही है, सभी को उत्पन्न हो रही है।
और ये आरोग्य की समस्या जब उत्पन्न हो रही है, तो हम जब जहाँ काम करते हैं, वो काम करते वक्त हमें कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा रहन सहन करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम व्याख्यान करते थे। और वो व्याख्यान करते करते मुझे योग आया कि महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उनको, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनको भी प्रशिक्षण देने का मुझे मौका मिला। उनकी भी मैंने दिनचर्या देख ली, वो कैसे काम करते हैं। पुलिस लोग तो 24-24 घंटे काम करते हैं, खान पान सही ठीक से नहीं होता है। उसमें त्योहार आते तो 24-24 घंटे उनको बंदोबस्त के लिए रुकना पड़ता है। तो कई सारे उनके प्रॉब्लम को समझने के बाद हमने उनके ऊपर भी काम किया। और सभी सेक्टर के ऊपर काम करने के बाद मुझे समझ में ऐसा आया कि सभी सेक्टर में एक ऐसी दवा चाहिए, सभी सेक्टर के लिए एक ऐसी औषधि चाहिए जो सबका हेल्थ एक बरकरार रख सके। और वो औषधि की जब हम खोज कर रहे थे, तो कई जगह पे उसका रिसर्च चालू था, कई जगह पे वो मिल रही थी, कई जगह पे नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे हम वेल क्राफ्ट हीरा के साथ आ गए, तो वेल क्राफ्ट हीरा के साथ आने के बाद जब रफीक सर ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे काम जो करना है हेल्थ के ऊपर ही काम करना है, सबसे पहले मैं लोगों की सेहत बनाऊंगा, बाद में उनको वेल्थ दे दूंगा। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, हम करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी अगर हमारी प्रकृति साथ नहीं दे रही है, अगर हमारा सेहत साथ नहीं दे रहा है, तो उस करोड़ों रुपए का कुछ भी काम नहीं है। आपको पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला सर जो है, 4,500 करोड़ की संपत्ति पीछे छोड़ के चले गए। और वो जब संपत्ति छोड़ के चले गए, तो अंतिम समय में उनका वाक्य यही था, मैंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने मेरे हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उसी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, उसी हेल्थ को हमें अच्छा रखने के लिए हमारे कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट जो है वो सभी के लिए लॉन्च किया है। उसका नाम है सिबक्तम। अभी आप, सिबक्तम ही क्यों, यही प्रोडक्ट हमें क्यों लेना है, यही प्रोडक्ट के ऊपर काम क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान में रखो, ये जो प्रोडक्ट है, ये भारत सरकार प्रमोट कर रही है। मैं आपको आगे जाके भारत सरकार की वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन भारत सरकार की सभी टॉप की जो रिसर्च कंपनियां है, रिसर्च संस्थान है, वो सभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट के, ये उत्पाद के, ये वनस्पति के बहुत सारे जो जादुई और जो हम बोलते हैं चमत्कार जो है, वो सब चमत्कार जादुई उसके रिजल्ट्स वो लोगों के सामने आ रहे हैं। और सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, तो भारत सरकार भी उसे प्रमोट कर रहा है। और ये काम हम भारत सरकार का ही कर रहे हैं, सिबक्तम को लोगों के पास लेके जाना। अभी आप लोग बोलेंगे सिबक्तम में ऐसा है क्या, क्या रखा है उसमें? तो सिबक्तम में बहुत कुछ है, उसके बारे में तो ही आज हम जानकारी लेंगे। और एक बात ध्यान रखो, ये सिबक्तम का लेक्चर जो है, इसके इसको मैं इसमें आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं आया हूँ, आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ, आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। और आपको ये इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप सही स्वास्थ्य चाहते हो, अगर आपको सच में तंदुरुस्ती चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे 100 साल जीना है, तो आपको ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपको यूज भी करना है, सिर्फ सुनकर छोड़कर नहीं देना है। अभी ये प्रोडक्ट जो है इतना प्राचीन है, ये प्रोडक्ट आज का नहीं है। आप बोलेंगे फिर ये सिबक्तम कहा था, सदियों पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था। ये 100 साल पहले भी था, हजारों साल पहले भी था, उसकी हम जानकारी लेंगे। और मैं कुछ आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, एक कुछ आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जहां भी मैं व्याख्यान के लिए जाता हूँ, उनको मैं सवाल पूछता हूँ कि देखो, जब हम 50 साल पहले की अगर जिंदगी देखते हैं, 50 साल पहले हमारे भारत में क्या था, हमारे गांवों में क्या था, ये देखते हैं, तो 50 साल से पहले हमारे कौन से भी गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। 50 साल पहले हमारे गांव में, किसी भी गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं था, एक भी मेडिकल स्टोर नहीं था, एक भी पैथोलॉजी की लैब नहीं थी, एक भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं था। फिर भी हमारे गांव वाले लोग 50 साल पहले 100 साल तक जीते थे। आपको याद होगा, देखो अपनी दादी नानी जो है उनको याद करो, सब लोग 100 साल तक जीते थे, 100 साल तक जिंदा रहते थे। और 100 साल पहले गांव में कुछ भी नहीं था, एक हॉस्पिटल भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थी, मेडिकल भी नहीं था, फिर भी क्यों जीते थे? और आज 50 साल के बाद 21वीं सदी में विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। विज्ञान में इतनी प्रगति की है, कई सारी दवाएं उपलब्ध है, कई सारे
अभी इंजेक्शन उपलब्ध है, एंटीबायोटिक्स उपलब्ध है। हर एक गांव में अभी हॉस्पिटल भी हो गया है, क्लिनिक भी हो गए हैं, डॉक्टर लोग भी आ गए हैं। प्रत्येक गांव में हम देखेंगे तो मेडिकल स्टोर भी आया है। प्रत्येक गांव में अगर हम देखते हैं तो पैथोलॉजी की लैब भी आई है। और मेरा सवाल फिर आपको ये है कि क्यों नहीं हम 100 साल तक जी पाते? क्यों नहीं जी पाते? कोई बता सकता है क्या हुआ है? इसकी गलती हमारी ही है, हमारी ही गलती है। क्योंकि जब किसी का बर्थडे रहता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो हम एकदम आसान से बात करते हैं, जीवेत शरदम शतम। जीवेत शरदम शतम का मतलब होता है 100 साल तक जियो, जुग जुग जियो। लेकिन वो श्लोक जो है वो अथर्ववेद का है, 19वें कांड का है। और उस कांड में पूरा श्लोक ऐसा बताया है कि 100 साल हमें जीना है, 100 साल हमें जिंदा रहना है, लेकिन कैसे? तो हमें हमारी आंखों की ज्योति स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा जीना है। इसलिए बोला है पश्येम शरदम शतम। हमारी बुद्धि भी 100 साल तक जिंदा रहनी चाहिए, बुद्धि भी एकदम तल्लक होनी चाहिए 100 साल तक। उसके लिए कहा है जीवेम बुद्ध बुद्धेम शरदम शतम। हमारी 100 साल वृद्धि होनी चाहिए, हमारी 100 साल पुष्टि होनी चाहिए, हो 100 साल हम बने रहने चाहिए। और 100 साल हमारा मन भी पवित्र रहना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। इसलिए कहा है पूषेम शरदम शतम भवेम शरदम शतम और जीवेत शरदम शतम। हमें 100 साल की जिंदगी कैसे चाहिए? 100 साल की जिंदगी हमें आरोग्यवान चाहिए। 100 साल के हम है, आंखें काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या काम की है जिंदगी? किसी को हम याद नहीं आ रहे हैं, बताना पड़ता है कि मैं इसका बेटा हूं, उसका पोता हूं, बताना पड़ता है। तो ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। हमें 100 साल जिंदगी कैसे चाहिए? जो एकदम आयुर्वेद की तरह से हो। हमारी बुद्धि भी सक्षम चाहिए, हमारे कान भी सक्षम चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये हमारे चाहिए। आप याद करो, 50 साल पहले अगर हम देखते हैं, 65 साल का कोई अगर बूढ़ा भी आदमी हो तो पहलवान जैसे दिखता था, दूध पीता था। और आज की 2025 में देखा जाए तो 35 साल का भी कोई नौजवान हो, वो भी कितना उम्र वाला दिखता है। कोई संक्रमण बीमारी आती है, कोई मान लो कोरोना जैसी बीमारी आती है, तुरंत बीमार हो जाता है। लेकिन पुराने सब बूढ़े लोग देखो, पुराने लोग देखो, वो 65 साल तक भी ऐसे रहते थे। उम्र 65 साल की होती थी, पर लगते थे वो तो 35 साल के ही है। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनका खान पान बहुत अच्छा था, खान पान अच्छा था, व्यवस्था अच्छी थी। अभी ये क्यों ऐसा था? तो देखो, निरोगी जीवन कैसा जीना है, संतुलित जीवन कैसे जीना है, और हमें हमारी बीमारियां घर के घर ही कैसे ठीक करनी है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद ने बहुत कुछ बताया है। लगभग 5,500 साल पहले भारत भूमि के ऊपर एक महर्षि होके गए, उनका नाम था वाग्भट। उनको महर्षि वाग्भट कहते थे। ये महर्षि वाग्भट ने क्या किया था? मनुष्य की जिंदगी पर बहुत उन्होंने रिसर्च किया, बहुत अनुसंधान किया। और अनुसंधान करने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कि मनुष्य को अगर बिना रोग के, बिना बीमारी के 100 साल तक अगर जीना है तो क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। और उसके ऊपर जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदय संग्रह। अष्टांग हृदयम और अष्टांग हृदय संग्रह, ये ग्रंथ उन्होंने लिखा। और ये ग्रंथ जो है ना, ये 5,500 साल पहले लिखा था। लेकिन ये ग्रंथ आज भी बीएमएस के मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, उसके सिद्धांत सिखाए जाते हैं। जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम जाते हैं तो पहला ही अध्याय होता है दिनचर्या। कैसे हमें दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमारी ऋतुचर्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ जो लिखा था, ये महर्षि वाग्भट ने लिखा था। और ये महर्षि वाग्भट जो थे, उनका कहना ऐसा था कि दुनिया में जितनी भी सारी बीमारियां हैं, उसमें से 85% बीमारी, यानी कि 85% बीमारी जो है वो हम घर के घर में ही ठीक कर सकते हैं। मात्र 15% ऐसी बीमारियां है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो कितनी बीमारी है? मात्र 15% है, 15%। अगर मान लो किसका एक्सीडेंट हुआ तो हम घर में नहीं ठीक कर सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक आ गया तो घर में नहीं ठीक कर सकते, हमें डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना ही पड़ेगा। लेकिन लगभग 85% ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या है, उसका हमें ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान के लिए महर्षि वाग्भट ने हमारा जीवन निरोगी हो इसलिए 3 सूत्र बताए थे। वो 3 सूत्रों को हम सुरक्षा चक्र कहते हैं। और ये सुरक्षा चक्र उन्होंने भारतीय संस्कृति को जोड़ा था।
और वो तीन तीन सुरक्षा चक्रों का पालन हमारा समाज जो है ये आज तक सदियों से लेकर आज तक करते आ रहा था, और इसलिए हमारा समाज निरोगी था। इसलिए इसलिए 50 साल तक हमारे घर के दादा नानी वो भी जो है वो 100 साल तक जिंदा रहते थे। वो कौन सा सुरक्षा चक्र था? तो पहला था देशी गोवंश, भारत की गाय। गाय का दूध है, गाय का घी है, ये जो गाय के जितने भी सारे गव्य है उनसे पंच महाभूतों का संतुलन किया जाता था, शरीर का संतुलन किया जाता था। और कोई भी बीमारी अगर हमारे घर में आती थी तो वो हमारी गाय ही ठीक करती थी। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसके ऊपर हमने नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, रिसर्च लोगों की टीम है, उसमें भी मैं काम कर चुका हूँ। लगभग गाय के नाखून से लेके गाय के दूध तक बहुत सारा रिसर्च उनमें उसमें सामने आ रहा है। और इसलिए हमारे पुराने जमाने में एक कहावत थी, जिसके द्वार पर हो गाय वहां रोग दरिद्रता कभी न जाए। क्योंकि उसके घी में, ये उसके दूध में, ये अमृत तत्वों में बहुत सारा ये जो है ये औषधि गुण समाया हुआ था। दूसरा सुरक्षा चक्र हमारे पास ये था, हमारी आंगन की तुलसी। ये तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, ये तुलसी जो है, देखो कितने बहुत सारी वनस्पतियां हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये तुलसी को ही क्यों चुना और हमारे घर के सामने ही क्यों लगाने के लिए बताया? तो मॉडर्न साइंस से जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये तुलसी जो है एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है। और तुलसी में एक पॉजिटिव एनर्जी देने की इतनी क्षमता होती है, तो इसलिए हमारे घर की नारी जो है वो सुबह स्नान करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद तुरंत तुलसी के पास जाती थी, तुलसी को पानी चढ़ाती थी और उसको प्रदक्षिणा करके उसका दर्शन लेती थी। उसका दर्शन लेने से, उस तुलसी के पास जाने से जो ओरा है वो ओरा पूरा स्कैन होके पूरी पॉजिटिविटी उसमें आती थी, पूरे दिन के लिए वो रिचार्ज जो है वो टिकता था। ये दूसरा सुरक्षा चक्र था। और इससे ही अगर देखा जाए, ये तुलसी के आगे बीमारी नहीं आती थी, और आ भी गई तो तीसरा सुरक्षा चक्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था, वो था हमारा रसोई घर। मित्रों, ये रसोई घर जो है ना, ये प्राचीन काल की प्रयोगशालाएं है। ये प्राचीन काल की प्रयोगशाला है, ये किचन नहीं है। किचन की कंसेप्ट अलग है, मॉडर्न जमाने में हम किचन बोलते हैं उसको, लेकिन ये किचन नहीं है। किचन का कंसेप्ट पूरा अलग है और रसोई घर का कंसेप्ट पूरा अलग है। 5,500 साल पहले महर्षि वाग्भट ऐसा कहते हैं, रसोई घर कैसा होना चाहिए? वो रसोई घर में सूर्य का स्पर्श, सूर्य का प्रकाश वहां आना चाहिए, पवन वहां होना चाहिए, यानी हवा जो है वो होनी चाहिए। और जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के लिए जब तक उस खाने को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं मिलता है, तब तक वो खाना नहीं खाना चाहिए, वो विष के समान है, ऐसे महर्षि वाग्भट ने बोला था। और ये रसोई घर में हम क्या करते थे? पूरा प्रकाश उसमें था, पूरे उसमें पवन स्पर्श होता था। आजकल के किचन में तो हम देखते हैं वो आता ही नहीं है। हम रहते हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग में तो वहां सूर्य प्रकाश आने के लिए जगह ही नहीं रहती है। बड़े बड़े शहरों में देखते हैं तो वो आता ही नहीं है। तो कैसा खाना हेल्दी होगा? तो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी जो है वो उसमें खाने में मिलता था। पवन प्रकाश, जो शुद्ध हवा है, वो शुद्ध हवा वो खाने में जाती थी। आजकल वो नहीं जाता है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, इतने वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था रसोई घर अगर चाहिए तो थोड़ा घर के बाहर रखो। और आपको पता होगा, इस चित्र में उन्होंने दिखाया है कि जब भी कभी आप गांव में जाओगे तो गांव के बहुत सारे रसोई घर जो है ये घर के बाहर होते हैं। ये पिछड़ा हुआ लक्षण नहीं है। इसका कारण यह है, उसका साइंटिफिक कारण यह है कि जब हम बाहर रसोई घर लेते हैं ना, तो पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसलिए हमारे गांव में ऐसे रसोई घर होते हैं, किचन जैसे नहीं होते हैं। ये ऐसा जो है वो सुरक्षा चक्र हमें ऋषि मुनियों ने बताया था। और इस रसोई घर में क्या करना है हमें? तो ये रसोई घर में अगर देखा जाए तो हमें रसों की उत्पत्ति करनी है। रसों की उत्पत्ति तो क्या, जैसे हम आज के जमाने में बोलते हैं, कोई आदमी अगर बीमार होता है तो उसका समझो, मान लो उसको क्या चाहिए, सेहत के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ये सारा कुछ हम कहते हैं ना मॉडर्न साइंस के अनुसार, आयुर्वेद यही कहता है षड्रस चाहिए। ये जितने भी सारी प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारे किसमें होते हैं? जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाने से उत्पन्न होने वाला जो रस है,
उसको षड्रस यानी कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस है ये 6 रसों में होता है। और ये 6 रस कहाँ से मिलते थे? जो हमारे रसोई घर में 48 प्रकार की औषधियां होती थी, उस 48 प्रकार की औषधियों के मिश्रण से वो रस हम बनाते थे। और जो स्वयं सिद्ध ऐसा पाक होता था जिसे हम स्वयं पाक कहते हैं, रसोई कहते हैं, रसों का जो बनाने वाला मिश्रण है, जो औषधि है, वो हमारे खाने में होता था, जिसे हम आज के जमाने में मसाले बोलते हैं। मसाले शब्द ये भारत का नहीं है, बाहर से आया है। हमारे जमाने में देखो, पुराने जमाने में अगर हम देखते हैं तो रसोई घर में क्या है? हल्दी है। हल्दी क्या है? औषधि है। रसोई घर में क्या है? सरसों है। सरसों क्या है? औषधि है। रसोई घर में क्या है? मेथी दाना है, वो भी क्या है? औषधि है। ये सारे औषधि वनस्पतियों का मिश्रण लेके हम ऐसा स्वयंपाक बनाते थे, ऐसा खाना बनाते थे जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है और ये हमारे प्रकृति के लिए अच्छा हो। और ये 3 सुरक्षा चक्र हमारे पास होते थे। इसीलिए पुराने जमाने में 50 साल पहले हमारे दादा नानी जो है वो 100 साल तक जीते थे। आजकल क्या हो गया? आजकल तो ये सब चला गया। किचन तो चला गया, किचन तो किचन रहा ही नहीं। हमारे हमें अभी हमें क्या मिलता है? अभी टिफिन लेके आते हैं तो एक सब्जी एक रोटी, बस हो गया खाना। 6 रस तो उसमें आते ही नहीं है। और ऐसा ही पोषण अगर हमारा रहेगा तो हमारा सेहत जो है, हमारी प्रकृति जो है, वो फिर खराब हो जाएगी और फिर हम बीमार बनने वाले हैं। फिर कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर हम बोलते हैं ना कि देखो, बहुत बार बोलते हैं कि देखो मैंने आदमी देखा, वो दारू भी नहीं पीता है, सिगरेट भी नहीं खाता है, तंबाकू भी नहीं खाता है, और फिर भी उसको कैंसर हो गया। कैसे हुआ? अरे उसके खाने में जो पोषण तत्व चाहिए वही उसको नहीं मिले हैं, तो कैसा उसका पोषण होगा? क्यों ना वो बीमार होगा, क्यों ना उसको कैंसर होगा? कैंसर सिर्फ यही घटकों से नहीं होता है। शराब, दारू, सिगरेट, उससे ही सिर्फ कैंसर नहीं होता है। कई सारे ऐसे कारण है, उससे भी कैंसर होता है और जल्दी से वो शिकार बन जाता है। और हमें उससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कई सारी जो 85% बीमारियां जो है वो अगर हमें ठीक करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो महर्षि वाग्भट ने भी बोला था। और आज के जमाने के जो आरोग्य दूत थे, आदरणीय राजू भाई दीक्षित, उनको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने भी कहा था, अगर आपको शरीर का स्वास्थ्य रखना है तो शरीर स्वास्थ्य का रहस्य जान लो। वो क्या है? अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको निरोगी रहना है, तो अपने शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी उन्होंने। उन्होंने ये बात क्यों बताई? ये महत्वपूर्ण बात क्यों बताई? अपने शरीर को जान लो, यानी कि अपना शरीर क्या है, यानी कि बेसिक एनाटॉमी क्या है, कि हृदय कहाँ है, लीवर कहाँ है, ये आप जान लो। वो कैसे काम करता है, कैसा वर्क करता है, कब वो बिगड़ जाता है, कब उसमें परेशानियां आती है, एक बार जान लो। और भोजन को पहचान लो, उसका मतलब क्या? कि हम क्या खा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। मान लो हम बाहर वड़ा पाव खा रहे हैं या पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए? और खाना है तो कैसा खाना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये अगर हमने पहचान लिया तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हम ये देखते ही नहीं है, ये सिद्धांत आयुर्वेद के हम भूल भूल गए हैं। और उससे हम अभी कुछ भी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, उसके ऊपर फिर चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। और आजकल तो बहुत एक ऐसा फैशन आया है गुड़ वाली चाय पीने का, तो गुड़ का चाय पीते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे जो टॉक्सिन है वो हम पैदा करते हैं। कभी भी याद रखो, गुड़ की चाय कभी भी पीनी नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गुड़ में दूध होता है, यानी गुड़ और दूध, चाय में दूध होता है। दूध और गुड़ आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध अन्न है। जब आप दूध और गुड़ को एक साथ में लोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, उसका हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बन जाएंगे, पॉइजन उसका बन जाएगा। और हमें त्वचा की विकृति जो है वो शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, एकदम दूसरे दिन नहीं होगा या उसी दिन नहीं होगा। धीरे धीरे अगर बार बार आप गुड़ और दूध एक साथ ले रहे हो या गुड़ की चाय पी रहे हो दूध के साथ दूध डाल के, तो फिर आपको बीमारी आने वाली है, आपको स्किन डिसीज होने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे विरुद्ध अन्न होते हैं। और फिर आप लोग कहते हैं कि रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखो, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं? रोग 3 कारणों से उत्पन्न होते हैं। जब हम ऐसे जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं और प्रज्ञापराध करते हैं। प्रज्ञापराध का मतलब क्या? कि मुझे पता है कि दारू पीना गलत है, फिर भी मैं पी रहा हूँ।
मुझे पता है कि तंबाकू का सेवन करना गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूं, उसे कहते हैं प्रज्ञापराध। मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा खाना नहीं खाना चाहिए, फिर भी मैं मीठा खाना खा रहा हूं, तो ये प्रज्ञापराध है। जब हम ऐसी गलतियां करते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम कैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। और तीसरी बात रही, जब हम विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। और ये ऐसा फूड खाने से हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया होती है कि देखो, हमारा शरीर जो बना है ये पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत क्या है ये आपको पता ही होगा कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है। और ये मॉडर्न साइंस भी अभी मान्य कर रहा है कि ये पंच महाभूतों से ही सब कुछ बना हुआ है। तो हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये पंच महाभूतों में अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में भी पंच महाभूत होते हैं। उसका संतुलन हमें करना होता है। अभी मान लो उसका संतुलन क्या है। अगर मान लो आपके शरीर का भूमि का महाभूत जो है वो अगर विकृत हो गया, तो भूमि महाभूत विकृत हो गया तो क्या होगा, आपको मोटापा आएगा, आपका वजन बढ़ेगा और शरीर में स्टिफनेस आएगा। मान लो जल महाभूत अगर विकृत हो गया तो आपको सूजन आएगी, लार ज्यादा आएगी, लार का स्राव होगा। अग्नि महाभूत अगर मान लो विकृत हुआ तो क्या होगा, बुखार आएगी, अल्सर के प्रॉब्लम हो जाएंगे। मान लो शरीर का वायु महाभूत खराब होगा तो क्या होगा, लकवा आएगा, कब्ज भी आएगी, गैसेस होगी, चिंता होगी। यानी कि ये सारे जो पांचों महाभूत जो है वो हमें क्या करना है, संतुलित रखना है। और उनके संतुलन को ही आयुर्वेद ने कहा है वात पित्त कफ। ये क्या कहा है, वात पित्त और कफ। वात का मतलब क्या, शरीर में हमारे वायु और आकाश जो महाभूत एक साथ काम करता है ना, तो उसको वात कहा गया है। वात माने हमारे शरीर में जितनी भी हलचल हो रही है, जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही है, ये वात के कारण हो रही है। हमारा शरीर में जो पाचन हो रहा है, आंखों से दिख रहा है, जलन हो रही है, ये सारी अग्नि के कारण हो रहा है, उसको पित्त कहते हैं। शरीर के अंदर जो अग्नि होता है उसे पित्त कहते हैं। शरीर के अंदर जो वायु होता है उसे क्या कहते हैं, वात कहते हैं। और शरीर के अंदर जो भूमि और जल होता है उसे कहते हैं कफ। ये तीनों का अगर असंतुलन हो गया तो हमारे शरीर में लगभग 150 प्रकार के रोग उत्पन्न होने वाले हैं। अगर अग्नि विकृत हुआ तो 48 प्रकार के रोग हो जाएंगे। अगर मान लो वायु विकृत हुआ तो 80 प्रकार के रोग हो जाएंगे। और कफ विकृत हुआ तो 21 से 22 प्रकार के रोग हमें होने वाले हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 148 से लेकर 150 तक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, तो ये सारी बातें में हम देखते हैं कि ये सारे असंतुलन से यहाँ ये उत्पन्न होता है। अभी क्या होता है, अभी रोग उत्पन्न होने के बाद फिर हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब हम एडमिट होते हैं तो मुझे फिर एक कहावत याद आती है कि पुराने जमाने में ऐसा कहते थे कि एक तिल जो है, तिल 7 लोगों ने बांट कर खाया था। आपको पता है, याद है, मुझे पता नहीं, तो सुना होगा, देखा होगा कि एक जो तिल है वो तिल 7 लोगों ने बांट कर खाया था। उसके पीछे का मतलब ऐसा है कि एक इक्विलिटी है। और जो कैसे कि हमें कुछ बचत करनी है, उसका उद्देश्य अलग होगा। ये एक सामाजिक कहावत है। लेकिन उसको ही पकड़ के मैं आपको कहता हूं कि आज ऐसा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एक तीर को जैसे 7 लोगों ने मिलकर खाया था, वैसे एक व्यक्ति को 7 लोग मिलकर काटते हैं, 7 लोग खाते हैं। कौन कौन है वो, देखो हॉस्पिटल का जरा नजारा सामने लेके आओ, आंखों के सामने रखो। जब हम बीमार होते तो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन उसकी फीस लेता है, फिर वो सीनियर के पास, सीनियर कंसल्टेंट के पास भेज देता है। फिर उससे भी नहीं होता तो फिर सर्जन के पास जाना पड़ता है। यानी कि तीनों के माध्यम से फिर केमिस्ट आ गया दवाई लेने के लिए, फिर पैथोलॉजी के, यानी ये रिपोर्ट लेके आओ, वो रिपोर्ट लेके आओ। पैथोलॉजी से काम नहीं तो फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना पड़ता है, फिर ये डायग्नोस करो, सिटी स्कैन करो, सोनोग्राफी करो। और उससे भी कुछ नहीं होता है, निदान होता है, फिर उपचार होते हैं, और फिर लास्ट में आता है डाइटिशियन। यानी कि एक पेशेंट को 7 डॉक्टर्स, 7 लोग बांट कर खाते हैं। और उसमें फिर उसने जितने भी पैसे उसकी जिंदगी में कमाए हैं, ये सारे वहां चले जाते हैं, सारे के सारे वहां चले जाते हैं। फिर ऐसे कमाई का क्या फायदा। और हॉस्पिटल को देखा जाए तो लॉजिंग बोर्डिंग जैसे ही हो गया है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी हम कभी होटल में जाते हैं तो जनरल का जो होता है, जनरल रूम अलग होती है, डिलक्स रूम अलग होती है, सुपर डिलक्स रूम अलग होती है, कॉर्पोरेट डिलक्स अलग होती है। वैसे हॉस्पिटल में अब हो गया है, जनरल वार्ड अलग है, स्पेशल वार्ड अलग है, आईसीयू का अलग है, सुपर आईसीयू अलग है। यानी कि सिर्फ आपके पैसों का मीटर चालू है।
दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए फिर यहाँ हमें महर्षि वाग्भट याद आते हैं, और फिर वेल्थक्राफ्ट कंपनी भी उसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रही है, और ये भी कहती है इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो नौबत सबके ऊपर आती है ये आनी नहीं चाहिए, इतना खर्चा हॉस्पिटल में होना नहीं चाहिए। इसलिए हम सेहत के ऊपर ध्यान देंगे, तो सेहत हमें बढ़ानी है तो कैसी बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो बात मैंने कही, ये सारे हम जो खर्चा करते हैं सेहत के बारे में, आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में शायद हमारे ऋषि मुनियों को भी पता होगा, और उन्होंने उसके लिए एक समाधान खोज के रखा था। और वो समाधान क्या था? वो समाधान यही था, 5,500 साल पहले उन्होंने समाधान वो खोज के रखा था। वो है दिव्य संजीवनी। वो क्या है? दिव्य संजीवनी, दिव्य समाधान, एक औषधि, एक संजीवनी, और वो है सिबकतौन नाम की। मित्रों, सिबकतौन जो है ये कोई सामान्य औषधि नहीं है, उसको बहुत बड़ा इतिहास है। मुझे लगता है शायद आपको किसी ने वो बताया नहीं होगा, या शायद किसी को मालूम होगा। बहुत कम लोगों को ये सिबकतौन के बारे में इतिहास पता है। आजकल मैं देखता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सिबकतौन क्या है, तो सिबकतौन यही है, डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला है, ये करने वाला है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बढ़ाने वाला है, प्रोटीन्स बढ़ाने वाला है। ये सब बाजू में रख दो, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो सब बाजू में रख दो। सिबकतौन क्या है, सबसे पहले उसका इतिहास जान लो, फिर आपको समझ में आएगा ये सिबकतौन क्या है। ये सिबकतौन जो है इसको बहुत बड़ा इतिहास है। देखो, हमारा भारत की भूमि जो है ना, ये भारत की भूमि सचमुच बहुत अद्भुत है। हमारे भारत देश को जो है, ये हमारे भारत देश को समुद्र का विस्तृत किनारा मिला है, दक्कन का प्लाटू यानी कि दक्कन का पठार भी मिला है, और कई नदियां, कई घाटियां, राजस्थान का मरुस्थल है, और सबसे ऊंचा देखा जाए तो भारत का जो मुकुटमणि है हिमालय, ये हमें मिला है। और ये सारी प्रकृतियां शायद किसी देश को मिली होगी जो भारत की मिली है। भारत का जैसा भूगोल है वो शायद किसी को, किसी के पास है, किसी कंट्री के पास है, वो किसी के भी पास नहीं है। इसलिए भारत एक बहुत भाग्यवान कंट्री है, बहुत भाग्यवान देश है। और ये भारत में अगर देखा जाए, उसके हिमालय में अगर चले जाते हैं, तो ये हिमालय सिर्फ बर्फों की चट्टाने नहीं है, तो ये हिमालय जो है ये औषधीय संपत्ति का खजाना है। उसमें ऐसी ऐसी संजीवनी बूटियां है, कई सारी संजीवनी बूटियां है, तो उसमें अद्भुत गुण पाए जाते हैं, और कई सारी लोक परंपराओं से ये संजीवनी हमें पता चलती है। और उसी में से ही एक संजीवनी जो है, ये हम आपके पास अभी लेके आने वाले हैं, यह है सिबकतौन। आप बोलोगे ऐसे कैसे? ये सिबकतौन जो है ये भारत में पहले था क्या? कहा था? फिर अभी कैसे पता चला? पहले क्यों नहीं पता था? दोस्तों, पहले इस वनस्पति का नाम अलग था। भारत में अगर देखा जाए, आजकल बहुत लोग देखते बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, बहुत लोग बोलते जाते हैं कि नहीं ये वनस्पति बाहर से आई है, यूरोप से आई है, वहां से आई है। ऐसा नहीं है। ये जो वनस्पति है उसके ऊपर भारत सरकार ने भी रिसर्च किया है, 1940 से किया है, 2004 में किया है, 14 में किया, और अब भी कर रही है। ये वनस्पति भारत की ही है। लेकिन क्या होता है ना, भारत में एक प्रॉब्लम ऐसा है हमारे इंडिया में, कि कोई भी चीज हमारे भारत की है तो उसको कोई मोल नहीं देता है, लेकिन जैसे वो यूरोप से आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं अरे बाहर से आया, लंदन से आया है, देखो अमेरिका से आया है, तो हम बहुत उसको इज्जत देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत की ही है, सिर्फ उसका नाम अलग था। उसको हिमालयन बेरी बोलते थे, हिमालयन संजीवनी बोलते थे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उसका नाम था, लेकिन हमें पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। अभी क्या है, देखो एक प्रसंग याद कर लो और थोड़ा उसके ऊपर सोच लो। जब रामायण में, हम रामायण सुनते हैं, बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, इसलिए मैंने रामायण का गाना लगाया था अभी। ये रामायण के काल में अगर हम जाते हैं, तो रामायण में हमने देखा कि जब वो मेघनाद है, इंद्रजीत है, उन्होंने जब तीर चलाया था, शक्ति बाण चलाया था लक्ष्मण के ऊपर, और लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण चलाने के बाद जो शक्तिपात लक्ष्मण का हो गया, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, और सबको लगा लक्ष्मण मर गया। तो बहुत घबरा गए, प्रभु रामचंद्र भी जी घबरा गए, सब वानर सेना घबरा गई। तो उन्होंने क्या किया, कुछ तो वैद्य लाना चाहिए। फिर विभीषण ने बोला कि रावण का एक वैद्य है, उसको लेके आइए। और फिर सुषेण के पास गए, फिर रावण का वैद्य सुषेण ने उसको लेके आए। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी चेक कर ली, और वो नाड़ी चेक करने के बाद सुषेण ने कहा कि उसका मर्माघात हुआ है, लक्ष्मण मरा नहीं है लेकिन मूर्छित है, लेकिन उसको अगर संजीवनी बूटी अगर हम नहीं देंगे तो लक्ष्मण मर सकता है।
तो फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कहाँ मिलेगी ये संजीवनी बूटी, तो उन्होंने कहा ये संजीवनी बूटी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है, वो है हिमालय में। तो आपको हिमालय जाना पड़ेगा और वहां से वो बूटी लेके आनी पड़ेगी। तो उन्होंने वर्णन बताया, ऐसी ऐसी बूटी वो लेके आए। तो हनुमान जी वहां चले गए और उन्होंने पर्वत ही वहां से उठा के लेके आए। ये कथा तो हमें सबको परिचित है। लेकिन इस कथा के ऊपर मेरे कुछ प्रश्न है कि ये तो ठीक है, मैथोलॉजिकल कथा है, हम कहते हैं, लेकिन रामायण काल से लेकर आज तक बहुत सारे विद्वानों के मन में प्रश्न है कि ऐसा क्या दिया होगा लक्ष्मण को, कौन सी वनस्पति ऐसी रहेगी जो मूर्छित लक्ष्मण को तुरंत उसने खड़ा कर दिया, तुरंत उसने युद्ध के लिए तैयार कर दिया, ऐसी कौन सी वनस्पति होगी। तो सब ऋषि मुनि सोचने लगे कि क्या होगा क्या होगा। और आज के मॉडर्न साइंस के लोग भी सोचते हैं कि लक्ष्मण को उस समय में क्या दिया होगा। और वो समझने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, आयुर्वेद में जाना पड़ता है। और आयुर्वेद में जब हम जाते हैं तो आयुर्वेद का शास्त्र का अध्ययन करने के बाद आयुर्वेद शास्त्र में मर्म शास्त्र नाम की चिकित्सा होती है। और वो मर्म शास्त्र ऐसा है कि हमारे शरीर के अंगों के ऊपर कई सारे मर्म होते हैं, लगभग 107 प्रकार के मर्म होते हैं। और उन मर्मों में से कुछ मर्म जो है वो प्राणहर मर्म होते हैं। यानी कि प्राणहर मर्म का मतलब क्या, जिसके ऊपर आघात हो गया तुरंत आदमी मर जाता है। मान लो हृदय के ऊपर आघात हो गया, तुरंत मनुष्य आदमी जो मर जाएगा। एक्सीडेंट में मान लो मस्तिष्क के ऊपर आघात हो गया, तुरंत मर जाएगा। ऐसे कई सारे मर्म हैं जिसको आघात करने के बाद मर सकता है। लेकिन दूसरे मर्म ऐसे होते हैं वो सत्य प्राणहर मर्म होते हैं। सत्य प्राणहर मर्म का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर आघात हो गया लेकिन आदमी तुरंत नहीं मरेगा, वो कुछ समय के बाद मर जाएगा, वो मूर्छित हो जाएगा। तो ऐसा ही स्तनमूल स्थान और हृदय मर्म के बीच में एक ऐसा मर्म था, उसके ऊपर वो बाण लगा था। और उसी के कारण लक्ष्मण जो है वो मृत अर्ध मृतावस्था में चला गया था, मूर्छित हो गया था। अभी मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर देखा जाए कि अगर हम उसका डायग्नोस करेंगे तो क्या हुआ रहेगा, तो उस मर्म पे जब आघात होता है तो आदमी मूर्छित होता है। तो मूर्छित होने के बाद क्या होता है कि हर्ट से सप्लाई नहीं होता है ब्रेन को सप्लाई नहीं होता, तो क्या होता है आदमी मूर्छित हो जाता है। और आदमी मूर्छित होने के बाद रस रक्त संवहन रुक जाता है और आदमी को धीरे 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 उसके जो ऑर्गन से वो फेल्योर होने लगते हैं और वो फेल्योर के कारण आदमी की मौत हो जाती है। लक्ष्मण उस अवस्था में चला गया था, मॉडर्न साइंस भी आज कहता है। लेकिन ऐसी कुछ कौन सी दवा है उसको देने के बाद वो ठीक हो गया। अभी उस समय में वेंटिलेटर तो नहीं थे। अगर कुछ बीमारी होती है तो हम वेंटिलेटर के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन उस जमाने में वेंटिलेटर तो नहीं थे। तो ऐसी कौन सी दवाई होगी कि जिसने लक्ष्मण के ऊपर काम किया। तो उसमें से आपको मैं बताता हूँ कि एक ही दवा होगी और उसके साथ और कई सारे दवाओं का मिश्रण होगा और ऐसे बना के वो संजीवनी बूटी बनाई होगी। सिर्फ एक दवा उसमें नहीं रहेगी। अभी ये जब अभी सुशील को ये कैसे पता कि ये यही दवा लगने वाली है और ये हिमालय में मिलती है, क्योंकि सुशील तो श्रीलंका में था, श्रीलंका में रहता था सुशील, और ये दवा तो हिमालय में थी, उसको कैसे पता। तो आपको एक बात बताता हूँ कि जब ये वैद्य सुसेन और रावण जो था ना, ये दोनों दोस्त थे। अगर आप वाल्मीकि रामायण थोड़ा पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा, रावण युद्ध कांड में ये सुषेण जो था वो रावण का दोस्त था और रावण का चिकित्सक भी था। रावण ने और सुषेण ने नाड़ी चिकित्सा के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया, इसलिए नाड़ी चिकित्सा का उसे प्रणेता कहा जाता है। और ये रावण और ये सुषेण जो है ये पूरा भगवान शिव जी के पास जाकर उसका उन्होंने विद्या लिया था और उसके वो प्रणेता बन गए थे। तो जब वो हिमालय में जाते थे ना, तब ये वनस्पति सिबक्तन जो है उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा अध्ययन किया था। लेकिन उस समय में वो वनस्पति का नाम था वो थोड़ा अलग था, उसको हिमालयन बेरी बोलते थे या उसको सिरको नाम से जाना जाता था। क्योंकि ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति की अगर विशेषता अगर हम देखेंगे, ये सिबक्तम वनस्पति की विशेषता है, ये ऐसी ये इतनी दुर्बल है, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में हम देखते हैं कि ये 10,000 फुट ऊंचाई पे उगती है। यानी कि जो हम देखते हैं कि समुद्र तट से लेके पहाड़ी तट के अगर लेके जाए तो 10,000 फीट ऊंचाई पे उगने वाली ये एकमेव वनस्पति है। और ये इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में उगती है कि वहां ऑक्सीजन कम होता है, वहां पानी नहीं होता है, और फिर भी वहां की चट्टानों में जाके ये वनस्पति बर्फ में ये वहां उगती है। वहां का अगर तापमान अगर हम देखेंगे तो -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री में कोई भी वनस्पति उसमें तक नहीं धर पाती,
कोई भी टिक नहीं सकती, लेकिन ये वनस्पति में इतनी शक्ति है, इतनी वो खुद की जो पावर है वो इतनी बढ़ाती है कि चट्टानों में 200-200 फीट नीचे जाके जो है वो पोषण मूल्य निकालती है, और वो पोषण मूल्य निकाल के फिर हमें वो प्रदान करती है। इसलिए परम विरोधी शक्ति है। और ये परम विरोधी शक्ति फिर इम्यूनिटी, वो खुद की ही वनस्पति की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है तो वो दूसरों की तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। और ये ताकत जो उसमें मिलती है, ये ताकत के साथ साथ उसमें क्या है, ये सिबक्तम की वनस्पति में क्या आता है, ये इतने हिमालय के ऊपर इतने चट्टानों में जाकर, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर अगर वो जिंदा रहती है तो उसमें क्या क्या आता है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसमें कई सारे विटामिन उसमें आते हैं। लगभग देखा जाए 13 प्रकार के विटामिन उसमें होते हैं। उसमें देखा जाए खनिज द्रव्य उसमें होते हैं, 20 प्रकार के खनिज द्रव्य उसमें आते हैं। फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड उसमें कई प्रकार के 18 से 20 प्रकार के फैटी एसिड्स आते हैं। एमिनो एसिड्स देखा जाए तो उसमें लगभग 18 से 22 प्रकार के एमिनो एसिड उसमें आते हैं। फ्लेवोनॉइड्स आते हैं, कैरोटाइन्स आते हैं। अभी ये सब क्या है, ये आगे हम देखने वाले हैं, आगे हम सुनने ही वाले हैं कि ये कैसे हमारे शरीर के ऊपर काम करता है, और ये सिबक्तम जो है ये कैसे हमारे ऊपर काम करती है। ये सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें सिर्फ यूज नहीं करना है, ये हमें रोगों के ऊपर भी उसको उपयोग में लाना है। अब ये सिबक्तम वनस्पति जो है, ये उसको प्राचीन संजीवनी बोला है, लेकिन ये नाम आया कैसे? तो स्थानिक भाषा में देखा जाए उसको सिरकू कहा गया था। ये यानी कि प्राचीन समय में घोड़ों को शक्ति देने वाली वनस्पति उसमें कहा गया था। अब ये सिबक्तोनी उसको क्यों बोला गया? तो ये समुद्र के तट पर उगने वाली झाड़ी है, यूरोप में जाए अगर देखेंगे तो, इसलिए सी का मतलब है वो समुद्र है, और बक्तन का मतलब है जो उसके कांटे वाले, उसका जो उसका कांटे होते हैं, इसलिए उसको बक्तम कहा जाता है। उस ग्रीक लैंग्वेज में बक्तम कहा जाता है, सी बक्तम ऐसा उसको नाम दिया गया है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में उसको सिरकू नाम से बोलते थे, हिमालयन बेरी नाम से बोलते थे। और ये प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो ये ग्रीस में उसका अभी ओरिजिनेट बोलते हैं आज के लोग कि ग्रीस से ये हमारे पास आई है। तो ये ग्रीस में से हमारे पास कैसे आई? तो ग्रीस में क्या है कि जो घोड़े हैं वो घोड़ों को संपत्ति माना जाता था, क्योंकि लड़ाई के लिए घोड़े बहुत तंदुरुस्त होने चाहिए, और वो घोड़े तंदुरुस्त होने के लिए फिर क्या है, घोड़ों का पालन पोषण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त, ये जरूरी है। तो इसलिए ग्रीस का जो राजा था, तो उसका एक राजपुत्र, उसको बैसिस्लो पाउलुस कहते थे, तो उसका एक प्रिय घोड़ा था। और वो घोड़ा जो ऐसा था, तो बहुत चमकदार था, बहुत तंदुरुस्त था, चुस्तीला था, बहुत परम प्रिय घोड़ा वो राजा का था, राजपुत्र का था। और वो घोड़ा जो है ये धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, और धीरे धीरे उसकी चमक खो गई, उसकी आंखों की रोशनी बंद हो गई, उत्साह मंद होने लगा, घटने लगा। तो उसने बहुत सारे वैद्य बुलाए, और वैद्य बुलाने के बाद वो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर चिकित्सा कर लो। तो बहुत सारे वैद्य ने वो घोड़े के ऊपर चिकित्सा करने के बाद उसको ठीक नहीं कर पाए। तो फिर वो राजा ने अपने राज्य में खबर फैलाई कि अब जो भी कोई मेरे घोड़े को ठीक करेगा, उसको मैं 100 सोने के सिक्के जो है वो बख्शिश में दे दूंगा। अभी सभी जगह पे अभी खबर फैल गई। वो खबर फैलने के बाद समुद्र के तट पे एक चरवाहा रहता था। उसने उसने देखा कि ये मैं उस घोड़े को ठीक कर सकता हूँ, उसको ऐसे लगा, वो उसके राजा के दरबार में आ गया। और राजा के दरबार में आने के बाद उसने बोला कि महाराज, ये घोड़े को मैं ठीक कर सकता हूँ, सिर्फ मेरी एक शर्त है कि ये घोड़े को मुझे आप 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दो। 1 महीने के लिए मैं उसका पालन पोषण करूंगा और उसकी जो बीमारी मैं पूरी ठीक करूंगा। तो राजा बोला लेके जाओ। फिर ये चरवाहा अपने तबेले में घोड़े को लेके गया, और उसको सिबक्तम नाम की जो दवाइयां है, वो सारी उसकी झाड़ी की पत्तियां है, उसके फल है, वो खिलाए। और 1 महीने में जो घोड़ी की चमक चली गई थी, वो वापस फिर से चली आ गई। और वो वापस आने के बाद वो घोड़ा इतना ताजगी भरा, चमक भरा, चुस्तीला स्फूर्तिला बन गया था। तो ये राजपुत्र बहुत चकित हो गया, आपने कैसा किया? उसने पूछा। उसने उसको सोने की 100 मोहरा दे दी, उसका बख्शिश दे दिया, लेकिन उसको पूछा कि आपने कैसे किया? तो उसने बताया कि ये ऐसे समुद्र के तट पे एक वनस्पति है, वो वनस्पति खाने के बाद ये घोड़े ऐसे होते हैं। फिर राजा ने तुरंत बोला कि जाओ वो सारी वनस्पतियां लेके आओ। फिर सैनिक वहां चले गए और वो सारी वनस्पतियां लेके आए, और अपने तबेले में जितने भी सैन्य के पास घोड़े थे सबको खिलाए। और वो सबको खिलाने के बाद सारे के सारे घोड़े जो है तंदुरुस्त हो गए, सब उनकी बीमारियां चली गई। अब फिर उसको नाम क्या रखना चाहिए? तो फिर ये जो इतनी अच्छी वनस्पति है उसको नाम क्या रखना चाहिए? फिर उसको सिबक्तम को पहला नाम मिला, वो हिप्पोपोई। अभी हिप्पोपोई, हिप्पोपोस ये नाम कैसे मिला? हिप्पो माने ग्रीक भाषा में होता है घोड़ा,
हिप्पो का मतलब होता है घोड़ा, और फोस का मतलब होता है चमक, प्रकाश, यानी कि चमकता हुआ घोड़ा। और फिर ये ऐसी हम ये सिबक्तम जो है, ये को कोई वनस्पति जो है, ये घोड़ों को खिलाएंगे तो घोड़े बहुत चमकदार होंगे, इसलिए चमकता हुआ घोड़ा ऐसा नाम मिला। और ईसा पूर्व 371 में एक साइंटिस्ट होके के चले गए जिसको थ्योटिस उसका नाम था, उसने अपने हिस्टेरिया प्लांटेनम में इस वनस्पति का वर्णन वहां बताया है कि ये वनस्पति ऐसी चूसरी है, चुस्तरी है, घोड़ों को ठीक करती है। बाद में आगे जाके फिर पहली सेंचुरी में दी मटेरिया मेडिका नाम का जो एक मेडिकल बुक है, उसमें उसका हिप्पोफे नाम से उसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो उसको भी सी बत्तन नाम से जाना जाता है। और वही हमारे भारत में सिरका नाम से उसको जाना जाता है, हिमालयन बेरी के नाम से जाना जाता है, या चमत्कारिक बेरी ऐसे नाम से भी जाना जाता है, लड़ाक की बेरी इस नाम से भी, लेह बेरी इस नाम से भी उसे जाना जाता है। तो ये इसका इतिहास है। अब इसका उपयोग किस किसने किया, ये अभी हम कर रहे हैं ये नहीं, अभी तो हम अभी करने वाले ही है, लेकिन हमारे पहले बहुत लोगों ने इसका उपयोग किया है। यानी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, आपने देखा था, सुना होगा कि वो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, लेकिन वो जीत का उसका राज क्या था? क्योंकि वो आया था ग्रीस से, लेकिन लड़ने के लिए भारत तक आया था। क्यों आया था? क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो सिबक्तम की शक्ति थी। क्योंकि वो क्या करता था, अपने सैनिकों को और अपने घोड़ों को वो 24-24 घंटे लड़ाई कर सके, तंदुरुस्त रह सके, उसलिए सिबक्तम उसको खिलाता था। चाहे फिर वो लंबी मार्च हो, भीषण लड़ाई हो, या विजय प्राप्त करना हो, सैनिक तंदुरुस्त जब हो गए तभी विजय मिल सकता है, और ये वनस्पति का उपयोग वो कर सकता है। ऐसे वर्णन कई सारे किताबों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर मंगोल साम्राज्य में वनस्पति चली गई। तो मंगल साम्राज्य में चंगेज खान जो है, वो चंगेज खान उसका तेल का उपयोग करता था, उससे सैनिकों की सहन शक्ति बढ़ती थी और लंबी यात्रा का वो दौरा दौरा कर पाते थे। और ये मंगोल सैन्य जो है वो 13वीं शताब्दी तक अपने घोड़ों को और सैनिकों को ये टॉनिक के रूप से सिबक्तम को उपयोग में लाते थे, क्योंकि उनके युद्ध का गुप्त रहस्य ही यही था, सिबक्तम। क्योंकि क्या होता था, जब घाव होता था तो घाव भरने के लिए कुछ ऐसी दवा चाहिए तुरंत घाव मिट सके। तो तुरंत घाव मिटने के लिए ये सिबक्तम का तेल उसमें काम में आता है। और हमेशा उत्साह रहने के लिए, हमेशा पोषण होने के लिए, शरीर में पोषण होने के लिए, और इतनी सारी ठंड में, बर्फ में मनुष्य को एक स्टेबिलिटी मिलने के लिए ये सिबक्तम उसमें काम करता है, उसका फल उसमें काम करते हैं। फिर रूस में अगर देखा जाए तो रूस में भी सिबक्तम के तेल का उपयोग करते हैं, वो जो घाव भरने के लिए। फ्रोस्ट बाइट से त्वचा की जो मान लो जब हम ठंड में ज्यादा टाइम पाव रखते हैं तो फ्रोस्ट बाइट जैसी बीमारियां होती है, ठंड ज्यादा लगती है, ठंड से त्वचा जम जाती है, तो उसके ऊपर तेल जो है सिबक्तम का लगाने के बाद ये तुरंत क्या होता है, ठीक हो जाता है। और ठंड से जो थकान आती है वो थकान भी वो कम करता है। गर्म, ये अंदर से शरीर को गर्मी महसूस करके देता है, इतने ठंड में भी हम क्या है उसमें टिक सकते हैं। और हिमालय की बात अगर करेंगे तो कैलाश पर्वत के आजू बाजू में एक बहुत सारी वनस्पतियां जो हमें देखने के लिए मिलती है, उसके ऊपर नागा साधुओं ने भी बहुत सारा रिसर्च किया है। नागा साधु में जो अखाड़े में है, नागा साधुओं के, शैव पंथियों के जो सारे शिव भक्त है। अभी हमारे भारत में क्या होता था प्राचीन काल में कि बहुत सारे साधु यात्रा करने के लिए कैलाश पर्वत के यहाँ जाते थे। कैलाश पर्वत हमारे यहाँ के आध्यात्मिक केंद्र है, भगवान शिव जी का हम स्थान मानते हैं, तो वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां फिर वो कैलाश पर्वत में तो ज्यादा बर्फ है, तो वहां हम कैसे टिक पाएंगे, हमारी सेहत कैसी अच्छी रहेगी? तो वहां भी, वहां जाने के बाद वहां जो उनको तिबेटियन वैद्य मिलते थे, जिसको वो आमची बोलते हैं या आमची मेडिकल सिस्टम बोलते थे, वो तिबेटियन बौद्ध जो लोग थे उनके साथ मिलके उन्होंने ये सिबक्तम के ऊपर बहुत अध्ययन किया, और उसको आयुर्वेद के अनुसार अध्ययन करके उसका द्रव्य गुण विज्ञान क्या है वो सब जान लिया। और वो जानने के बाद फिर कई सारे बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने भी वहां उसका प्रचार प्रसार किया, और हिमालय की पूरी पहाड़ियों में यह भी हमें वनस्पति प्राचीन काल से देखने के लिए मिलती है। और फिर ये नागा साधु और बौद्ध लोग जो है, बौद्ध साधु जो है वो साथ में आके फिर उन्होंने ये नारंगी रंग का जो फल है सिबक्तम नाम का, उसके कांटे हैं, उसको सिरकू ऐसा नाम दे दिया। और ये सिरकू नाम देने के बाद जब भी कोई हिमालय में यात्रा करने के लिए आएगा, तिब्बत को जाने के लिए आएगा, तो उसको ये ठंड से बचने के लिए, उसका पाचन ठीक होने के लिए, या जो घाव उसके हो गए त्वचा के ऊपर उसको इलाज करने के लिए, ऊर्जा बढ़ने के लिए, इसका जूस, उसका काढ़ा जो है
ये काढ़ा देने का उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया। और ये इतिहास, ये प्राचीन काल से, ये अभी लगभग आज के 21वीं शताब्दी तक ये चलता आ रहा है। और फिर अभी ये आगे फिर कैसे गया, तो आगे कैसा उसका जो है, ये ज्यादा उसको पॉपुलेशन कब मिला, ये कब ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो ये 1940 के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गया। कैसे ये आधुनिक युग में उसको सिबक्तम नाम से उनको कहा गया है। समुद्र तट के ऊपर उगने वाली वनस्पति, कांटेदार वनस्पति, वो बताया गया है। लेकिन उसके ऊपर जो काम किया ना सबसे पहले दुनिया में, तो ये रशिया ने काम किया। रशियन प्रयोगशाला में दूसरे विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उसमें बम हमलों से बचने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए, घाव जो है वो जले हुए घाव, ये सब रासायनिक घाव होते हैं क्योंकि बम से आया हुआ, तो उसको बचने के लिए हजारों लोगों से उनको ठीक करने के लिए उन्होंने फिर ऐसी वनस्पति के ऊपर, ये सिबक्तम के ऊपर काम किया और उसके ऐसे कई घटक बाहर निकाले। तो ये सिबक्तम फिर दुनिया को वापस कि वापस उसके ऊपर काम करना पड़ा, वापस उसके ऊपर ध्यान देना पड़ा। और फिर रशिया ने 1940 में काम करने के बाद, रशिया ने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, रशिया ने उसके बाद उसका तेल जो है वो तेल जलने के ऊपर घाव में कैसे काम में आता है, विकिरण क्षति में कैसे काम में आता है, और रेडियो प्रोडक्टर जो है वुंड हीलिंग का काम करता है उसके ऊपर कैसे काम करता है, ये भी इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। और रशिया ने फिर एक रिसर्च किया, उसके ऊपर एक संशोधन किया कि जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, सोवियत रूसिया ने, उन्होंने 1960 में ये किया था, जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, तो वहां फिर क्या होता है कि जो विकिरण जाता होते हैं अंतरिक्ष में, जो उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, उसके लिए कुछ तो दवा चाहिए, तो ये सिबक्तम का जूस ये अंतरिक्ष में भेज दिया था एस्ट्रोनॉट्स के साथ। और एस्ट्रोनॉट जो है, अभी अंतरिक्ष में तो कुछ मिलेगा नहीं, खाना तो यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएगा तो वो ज्यादा खराब हो जाएगा, वो ज्यादा दिन टिका रहे, बना रहे, इसलिए सिबक्तम का जो जूस है जो हम आपको देने वाले हैं, वही सिबक्तम का जूस रशिया ने अंतरिक्ष में भेज दिया था एस्ट्रोनॉट के पास। और फिर वो वहां सक्सेस होकर वापस आए थे। और जब उनको एस्ट्रोनॉट को पूछा गया कि आप जिंदा कैसे रह पाए, तो उन्होंने सिर्फ बताया था ये सिबक्तम की वजह से मैं जिंदा रह पाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, मैंने आपको लक्ष्मण जी की कथा क्यों बताई, रामायण की कथा क्यों बताई, कि जो मूर्छित हुआ है, अर्धमृत अवस्था में है, उसको भी ठीक करने वाली सिबक्तम है। और जो अंतरिक्ष में गया है, उसको भी पोषण करने वाली सिबक्तम ही है। यानी कि इतनी सारी जबरदस्त ऐसी वनस्पति दुनिया में शायद कहीं देखने के लिए मिलती है। और फिर दौर आया भारतीय वैज्ञानिकों का। भारतीय वैज्ञानिकों ने फिर सिबक्तम के ऊपर 1960 के बाद काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ था कि जब लद्दाख क्षेत्र में हमारे जो मिलिट्री है भारत की वहां जाती थी, तो बहुत बड़ी बर्फबारी वहां होती है, और बर्फ में खड़े रह के वहां बंदोबस्त करना है, गन लेके खड़ा रहना है, कहीं से आक्रमण हो जाएगा। लेकिन मान लो 4-5 घंटे अगर आप बर्फ में खड़े रहेंगे, तो फिर फ्रोजन फूड्स का प्रॉब्लम हो जाता था। फिर वहां के सैनिक जो है उनकी, एक तो ये लद्दाख क्षेत्र जो है वो सबसे 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण खाने को भी ठीक से कुछ नहीं मिलता है, वहां ज्यादा साधन नहीं है खाने के लिए, तो वहां उनका पोषण नहीं हो रहा था। फिर उनका पोषण करने के लिए फिर भारत सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया, डीआरडीओ, जिसको भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये डीआरडीओ जो है, ये 1980 से 90 तक उन्होंने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया है। और ये डीआरडीओ ने फिर क्या काम किया कि सैनिकों को क्या देना चाहिए जिससे वो ज्यादा तंदुरुस्त रह सकते और ज्यादा लड़ सकते, क्या करना चाहिए, इसलिए इंडियन मिलिट्री यानी कि डीआरडीओ ने उसके ऊपर काम किया, और उसके कई सारे गुण जो है ये दुनिया के सामने लाए। रशियन वैज्ञानिकों ने तो लाए ही थे, उससे भी ज्यादा काम भारत के वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर किया है। और फिर उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति के ऊपर ध्यान दो, ये वनस्पति सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो इतने सारे मौजूद घटक है ये शायद इसी वनस्पति में है। और फिर भारत सरकार ने उसके ऊपर एक नई इंस्टीट्यूट स्थापन कर दी, यानी कि DIHAR, यानी कि डार वनस्पति जो है, ये इंस्टीट्यूट जो है, ये अभी उसके ऊपर ही काम करती है कि मिलिट्री के लोगों को क्या देना चाहिए, वो बीमार ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु कैसे बढ़े, उसके ऊपर ये DHAR काम कर रही है। ये भारत की संस्था है और ये भी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। और ये रिसर्च उनका कंप्लीट हो गया। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले, और फिर भारत सरकार ने ये रिसर्च में जो मेन व्यक्ति थे, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी,
इन्होंने, ये साइंटिस्ट है, उनको 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये ब्रह्म सिंह जी जो है, इन्होंने इतना अध्ययन करके कई सारे ये सिबक्तम के गुण धर्म है ये सामने लेके आए, और फिर प्रधानमंत्री ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिबक्तम जो है ये सभी भारतीय लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन उतना साठा तो नहीं है, उतना उत्पादन तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने अभी उसको लेह बेरी नाम का प्रोजेक्ट जो है, लेह बेरी परियोजना नाम का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा है सिबक्तम के ऊपर। उसका काम क्या है कि हिमालय की घाटी में ये सिबक्तम को लगाना और उसको इकट्ठा करके उसके जूसेस बना के उसकी औषधि बना के पूरे भारत में उसको विस्तारित करना, पूरे भारत में वो क्या है भेज देना, ताकि सभी भारतीय लोगों की आयु बढ़नी चाहिए, सभी भारतीय लोग तंदुरुस्त होने चाहिए, सभी भारतीय लोग जो है एक हट्टे कट्टे होने चाहिए। फिर आपके मन में सवाल आएगा, ऐसा क्या है उस वनस्पति में, ऐसा क्या उसका द्रव्य गुण विज्ञान क्या है, उसमें क्या रखा है, क्या कर सकती है वनस्पति। तो ये जो वनस्पति है इसका इतिहास तो हमने देख लिया, ये इतिहास जो है कई सदियों पुराना का है, और आज अगर देखा जाए तो आज भी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो यही इतिहास जो है ये इस वनस्पति की कितनी अच्छी वनस्पति है, कितनी प्रखर वनस्पति है और कितनी जबरदस्त वनस्पति है, यही बताती है। और मॉडर्न साइंस के बारे में देखा जाए तो मॉडर्न साइंस इस सिबक्तम को सिर्फ एक ही भाषा में बोलता है, ये जो वनस्पति है ये सुपर फूड है। क्या है? सुपर फूड है, यानी सारे जो अन्न द्रव्य है उसका भंडारण में है, ये सबसे प्रधान है। अभी क्या है इस वनस्पति में, तो आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो द्रव्य गुण विज्ञान का एक सिद्धांत है। तो द्रव्य गुण विज्ञान का सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी वनस्पति है तो उसमें क्या होता है, रस होता है। तो उसका रस क्या है, तो रस उसका आम्ल है, थोड़ा खट्टा है। गुण होता है, गुण क्या है, तो उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी उसमें क्या है, ये ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में एक लघुता लाएगा, यानी कि लाइटनेस हम फेयर करेंगे। वृक्ष है, थोड़ा ड्राई है और थोड़ा माइल्डली ऑयली भी है। वीर्य क्या है, वीर्य माने पोटेंशियल, उसकी ताकत क्या है कि जब हम खाने के बाद जब हमारे शरीर में वो वनस्पति जाएगी तो शरीर को क्या महसूस होगा, तो ये विश्व उष्ण वीर्य है, हॉट पोटेंसी है। ये हॉट पोटेंसी क्या करेगी, रक्त प्रवाह उसका बढ़ाएगी, पाचन को सुधार देगी, सूजन दाह को शांत कर देगी। और फिर वो हमारे शरीर में जाने के बाद जो पच जाती है उसका पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद आता है विपाक। विपाक का मतलब क्या है कि ये विपाक जो है पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या है, तो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जो है ये आम्ल विपाक है, यानी कि ये सीधा धातुओं के ऊपर काम करता है। क्या करता है, सीधा धातु के ऊपर काम करता है। और धातु के ऊपर काम करने के बाद उसका दोष प्रभाव क्या है, दोष प्रभाव होने के क्या बढ़ाता है, वात बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है या कफ बढ़ाता है, क्या करता है, तो ये वात पित्त नाशक है। क्या है, देखो वात का भी नाश करेगा और कफ का भी नाश करेगा, लेकिन थोड़ा सा पित्त को बढ़ाएगा। क्या करेगा, थोड़ा सा पित्त को बढ़ाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये वनस्पति का सेवन अगर आप करेंगे तो आपका रस, रक्त, मांस, शुक्र, ये सारे धातुओं को पौष्टिक प्रभाव मिलेगा, और आपकी त्वचा और मांसपेशियां जो है उसका पोषण होके आप एकदम तंदुरुस्त बनने की तरफ आप आगे चलेंगे। अभी ये कहता है आयुर्वेद। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, तो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी हम देखते हैं तो सिबक्तम के इस वनस्पति में, इसके जूस में देखा जाए तो विटामिन सी है। अभी विटामिन सी क्या है, विटामिन सी के बारे में आगे आगे हम थोड़ा जान लेंगे, अभी थोड़ा सा बताता हूँ। विटामिन सी ऐसा है कि मनुष्य को तंदुरुस्त रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए, और मनुष्य का जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो ज्यादा बढ़ाने के लिए विटामिन सी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी विटामिन सी हमारे यहाँ किसमें होता है, संतरे में होता है, आंवले में होता है। ये सिबक्तम में भी विटामिन सी है, लेकिन आपको पता है कितना है, आंवले में जितना है ना, ये आंवले से 5 गुना ज्यादा ये विटामिन सी उसमें है। कोई लोग तो बोलते हैं 300 गुना ज्यादा है, लेकिन उसके मेडिकल इवेंट्स नहीं है, तो उसको ये मेडिकल प्रूफ जो है वो अभी नहीं है। लेकिन 300 गुना ज्यादा मैं मानता नहीं, लेकिन 5 गुना डेफिनेटली ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है। मान लो आंवले को तो अमृत कहा है आयुर्वेद में, ये आंवला अमृत जैसे काम करता है, तो उससे 5 गुना ज्यादा ये सिबक्तम काम करने वाला है। संतरे में जितना विटामिन सी होता है उससे 30 गुना ज्यादा इतना विटामिन सी इस प्रोडक्ट में है। और क्या क्या है उसमें, विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे कोशियों का जो सेल्स है, सेल्स, उस सेल्स को फ्री रेडिकल्स, उसके नुकसान नुकसान होने से, फ्री रेडिकल्स से नुकसान होने से बचाता है।
उसमें फिर क्या है, विटामिन ए है। विटामिन ए क्या काम करता है, हमारी आंखों के ऊपर काम करता है, दृष्टि बढ़ाता है। अगर आपको किसी को चश्मा लग गया, मान लो बहुत बार होता है ना कि स्कूल में हम देखते हैं जो 7वीं 8वीं में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको भी चश्मा लगता है। आप उनको सिबकतम दे दो, जैसे आप सिबकतम दोगे, धीरे 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 उसका चश्मा कम होते चला जाएगा और बाद में पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला। अभी आंखों को चश्मा क्यों लगता है कि आंखों के सामने एक कफ की परत आती है छोटी। वो परत आने के बाद क्या होता है, हमें धुंधला दिखने लगता है। और फिर जैसे ही हम एक कांच लेते हैं एक विशिष्ट, तो कांच लेने के बाद क्या होता है, हमें फिर वापस से दिखने लगता है। तो ये कफ की परत को ही हटा देगा क्योंकि कफ नाशक है। तो आंखों के ऊपर कैसे कि वो कफ नाशक का काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली चश्मा भी आपको धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक काम करेगा विटामिन ए। ये बी कॉम्प्लेक्स का भंडार ही है। हमारे शरीर में जो तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर की, उसको तंदुरुस्त करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स उसमें है। और उसमें क्या है, देखो सबसे बढ़िया ओमेगा फैटी एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया की एकमात्र वनस्पति सीबक्तम ऐसी है जिसमें ये सारे के सारे इतने सारे ओमेगा एसिड्स है, फैटी फैटी एसिड्स है। देखो ओमेगा 3 इसमें है। ओमेगा 3 क्या काम करता है, ओमेगा 3 जो है ये हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, आपके हृदय को खराब नहीं करेगा, और जो खराब है उसको ठीक करेगा। ओमेगा 6 है, ये करेगा क्या, हमारे हार्ट के सेल्स है, शरीर के सेल्स है, उसको सुरक्षा दे देगा। और सबसे दुर्लभ ओमेगा 7 किसी में भी नहीं होता, ये सबसे दुर्लभ फैटी एसिड है, वो सिर्फ सिबक्तम में ही आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्या करता है कि जब भी कभी हमें घाव होते हैं, वो घाव भरने के लिए ये काम करता है। और ये ओमेगा 7 हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है, मॉडर्न साइंस कहता है। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर में लाखों पेशियां है, लाखों सेल्स है, और हर समय में हर घंटे में उसमें टूट फूट जो है होती रहती है। और जो पेशियां टूट फूट होती है, उसको फिर से पर्याप्त मात्रा में तंदुरुस्त करने का काम, उसको फिर से जुड़ाने का काम, ठीक करने का काम ये ओमेगा 7 करेगा। और ये प्रचुर मात्रा में उसमें है। और ये होने वाली सिर्फ ये एकमेव वनस्पति है दुनिया में, सिबक्तम। बाकी के वनस्पतियों में होता है, लेकिन सभी जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये सभी एक जगह पे हमें नहीं मिलेगा। फिर उसमें क्या है, कैरोटीनॉइड्स है। ये क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स है, अभी उसके बारे में आगे हम देख लेंगे वो कैसे काम करते हैं शरीर में, हृदय के ऊपर कैसे काम करते हैं। हम हर एक शरीर के ऊपर जाने वाले, हर एक रोग के ऊपर जाने वाले, ये कहाँ कहाँ ये सिबक्तम काम करने वाला है। सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये ऐसा करेगा वैसा, आपको रोग में कौन कौन से रोग में क्या क्या काम करने वाला ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये सत्र 2 दिन चलने वाला है। आज का पहला सत्र है, कल का दूसरा सत्र है, कल भी हमें वापस आना है सिबक्तम सीखने के लिए। अभी आगे जाके देखेंगे तो ये रोग व्याधि पर कैसे कार्य करता है। देखो इतने सारे घटक तो है, अभी कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल वाला नहीं आपको बता देगा, या आप उसके बॉक्स को पढ़ के भी आप समझ सकते हैं इतने सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है। लेकिन ये काम कैसे करता है शरीर के ऊपर, तो आज सिर्फ हम एक रोग के ऊपर ध्यान देंगे, ये कैसे काम करता है। देखो ये हृदय रोग के ऊपर कैसे काम करता है। मैंने भी हृदय रोग का ही क्यों चुन लिया। आज के भारत में बहुत जगह पे ऐसा देखने के लिए मिलता है कि आदमी अभी जिंदा था और 5 मिनट के बाद हार्ट अटैक आ गया और मर गया। और कई सारे लोग उसमें से सफर कर रहे हैं। डॉक्टर्स लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिकल साइंस भी काम कर रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। कब किसी को अटैक आएगा, कभी भी किसी को समझ में नहीं आएगा। अभी जिंदा है, आज जिंदा है, कल नहीं रहेगा। और ये हृदय विकार इतना डेंजर है, उसको सब डरते हैं। लेकिन ये हृदय विकार को ठीक करने के लिए एक रामबाण दवा जो है ये सिबक्तम है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा। हाँ खुद लेंगे, डॉक्टर लोग खुद लेंगे, पेशेंट को नहीं बताएंगे। शायद अगर कोई नजदीक का है, मित्र है, तो बता सकते हैं। अभी थोड़ा हृदय रोग के ऊपर ये सिबक्तम कैसे काम करता है। और मेरी आप सबको विनती है, जितने भी सारे लोग यहाँ मौजूद है इस व्याख्यान के लिए, वो सभी ने सिबक्तम की बोतल लेनी है और खुद का हृदय जो है घर में ही डिटॉक्स करना है। देखो हम लिवर डिटॉक्स करते हैं, हम किडनी डिटॉक्स करते हैं,
लेकिन लीवर के लिए कुछ नहीं होता, बहुत डर रहता है मन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आग बंद करके सिबक्तम को कल से हमें लेना शुरू करना है, क्योंकि कभी भी हमारे कंपनी में काम करने वाले पहले जो लोग हैं, वो कोई भी हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहिए, या किसी को भी हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले, जैसे ही कल आपका दिन शुरू होगा, कल से ही आप ये वेलक्राफ्ट इरा का जो सिबक्तम है ये मंगवा लो। और क्या डोज लेना है कैसे लेना है मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन पहला हृदय हृदय शुद्धि कर लो। हृदय शुद्धि जो देखो, हम सर्विसिंग करते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, हर 3 महीने में करते हैं, 2 महीने में करते हैं, लेकिन हम बॉडी की सर्विसिंग नहीं करते हैं। कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, बॉडी की सर्विसिंग भी करते हैं, लेकिन हृदय की सर्विसिंग नहीं करते। हृदय क्या है? हमारे शरीर का इंजन है। इंजन इंजन काम कब निकलता है, और जब निकलता है तो बहुत खर्चा आता है गाड़ी का, बराबर है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर में व्याधियां आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन एक बार इंजन को कुछ हो गया तो सिर्फ वहां मृत्यु ही आएगी, दूसरा वहां कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आज के बाद मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसी वक्त को आपके घर में रखना है, रखना ही है, और उसका सेवन करना ही है। अगर आपको लगता है तो हार्ट अटैक ना आए इसलिए। अभी वो कैसे, आप बताइए, कुछ भी बोल रहे हैं साहब, कुछ भी बोल रहे हैं सर आप ऐसे, सिवक्तम लेने से हार्ट अटैक नहीं आएगा क्या? आप गारंटी देते हैं क्या? ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको साइंस बताता हूँ, चलो आगे देखते हैं। ये सिबक्तम आपको हार्ट अटैक से कैसे बचाएगा, और आपके हृदय को कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा, और कैसे स्वस्थ रखेगा। तो ये हृदय विकार हमें जानने से पहले, हृदय क्या है ये सबसे पहले थोड़ा साइंटिफिकली जान लो, वो समझ लो हृदय क्या है। देखो, ये सिबक्तम जो है ना, उसको मैंने नाम दिया है। अभी मैंने रफीक सर से पूछा नहीं ये नाम दूं या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने दे दिया। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया है कि शायद दुनिया में इससे अलावा कोई प्रोडक्ट होगा, शायद होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है सिबक्तम, ये हृदय शुद्धि रसायन है। क्या है? हृदय शुद्धि। ये हृदय को साफ करने वाला है, जितने भी कचरा आपके हार्ट में अटका हुआ है। देखो, हार्ट अटैक कब आता है? 25 साल के बाद। जब कोई भी व्यक्ति 25 साल का होता है, 25 साल के बाद उसके शरीर का पूरा पोषण हुआ हुआ रहता है, धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। किसी का ज्यादा बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, लेकिन 25 साल के बाद कभी भी हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। जिसका खान पान ठीक से ना हो, जिसका लाइफ स्टाइल गलत हो, उसको कभी भी आ सकता है। और उसको अगर अभी ही ठीक करना है, तो आपको ये हृदय शुद्धि रसायन जो है, यानी कि सिबक्तम, ये आपके घर में रखना ही होगा। मॉडर्न साइंस उसको कहता है नेचुरल कार्डियोटॉनिक। ये क्या है? नेचुरल कार्डियोटॉनिक है। अब ये कैसे काम करेगा, देखो चलो देखते हैं। अभी हम ये देखेंगे ये हृदय विकार क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है। देखो, हार्ट अटैक किसी को भी आता है ना, तो ऐसे अचानक नहीं आता है। हार्ट अटैक आपको 6 महीने पहले बताता है कि मैं आपके शरीर में आने वाला हूँ, मैं आपके शरीर में आने वाला हूँ, लेकिन हमें समझता ही नहीं है कि वो हमारा शरीर हमें इंडिकेशन दे रहा है, हमारा शरीर हमें संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। और हार्ट अटैक जो आता है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं आता है, 15 कारण है उसके, वो 15 कारणों से हार्ट अटैक आता है। अब ये 15 कारण आप देख लो, और उसमें से देखो हम कहाँ बैठते हैं। अगर आप उसमें बैठते हो तो सिबक्तम आपके घर में होना ही चाहिए, नहीं होगा तो आगे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पहला कारण है कोलेस्ट्रॉल, जो सबको पता है। दूसरा कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। जिसको हाई शुगर है, शुगर का पेशेंट है, उसको भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। अभी ट्राइग्लिसराइड क्या है देखो, ट्राइग्लिसराइड जो है ना, अपने घर में जो आप तेल का जो यूज करते हो, तेल, वो तेल से वो ट्राइग्लिसराइड होता है। बहुत सारी कंपनियां बहुत गलत जाहिरात करती है, बहुत विज्ञापन गलत करते हैं, एडवर्टाइजमेंट गलत करते हैं। वो क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, और हम भी इतने पागल होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं के ऑयल में चलो ले लेते हैं। लेकिन अरे, जो साइंस का स्टूडेंट है उसे पता होता है तेल में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तेल में होता है ट्राइग्लिसराइड। और ये कंपनियां भी हमें बुद्धू बनाती है, और हम भी बुद्धू बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल घर में लेके आते हैं। कोलेस्ट्रॉल वैसे होता ही नहीं तेल में,
किसने बताया, क्या पता नहीं, एडवर्टाइज के बारे में कुछ भी छाप देते हैं। तो जिसको ट्राइग्लिसराइड है उसको हार्ट अटैक आने वाला है, जिसको मोटापा है, स्थूलता है, वजन बढ़ गया उसको आने वाला है, जो धूम्रपान करते हैं उनको भी कभी भी आने वाला है, जो मद्यपान करते हैं उनको भी आने वाला है, जो सतत तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, ज्यादा टेंशन में होते हैं, उनको भी आने वाला है, नींद की कमी जिसको होती है उनको भी आने वाला है, जो गलत खान पान करते हैं, देखो अस्वस्थ आहार और गलत खान पान वो अलग अलग है। वो क्या अलग अलग क्या है, तो उसमें एक बात है, गलत खान पान का मतलब है कि अपोजिट फूड। अगर मान लो आपने अभी मछली खा ली और मछली खाने के बाद उसके ऊपर दूध पी लिया तो क्या होगा, तुरंत पॉइजन आपके शरीर में जमा होने लगेगा, और ये पॉइजन क्या करेगा, आपको रक्त पित्त की विकृति तैयार करेगा, और रक्त पित्त की विकृति के साथ आपको स्किन डिसीज शुरू हो जाएंगे। बहुत बार हम क्या करते हैं, होटल में जाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, और बाहर आने के बाद उसके ऊपर चाय पी लेते हैं। चाय में होता है दूध, दूध और चिकन विरुद्धांत है। बहुत बार क्या होता है कि हम शहद लेते हैं और घी भी लेते हैं साथ में, दोनों भी एक साथ में लेते हैं, दोनों क्या है, विष है। दोनों क्या है, दोनों भी विष है। यानी कि ऐसे गलत खान पान जो है, आगे भी आपको बताऊंगा कौन कौन से गलत फूड्स है, वो कॉम्बिनेशन से गलत है, क्या क्या है वो आगे बताऊंगा जैसे समय आएगा। लेकिन ये ऐसा गलत खान पान करोगे तो आपको हार्ट अटैक कभी ना कभी आने वाला है। उससे क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। व्यायाम जो नहीं करते हैं, व्यायाम की कमी है, कुछ ना कुछ सूर्य नमस्कार करनी चाहिए, जिम थोड़ी पार करनी चाहिए, कम से कम घूमना तो चाहिए। अगर कुछ भी नहीं करते हो तो आपको अटैक आने वाला है। आनुवंशिक कारण होते हैं, पिताजी को है, दादाजी को था, तो आनुवंशिक कारणों से भी आता है। एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है उससे भी आता है, संक्रमण होता है या सूजन होती है उससे भी आता है, इन्फेक्शन से भी आता है। और बहुत ज्यादा देखा जाए तो दवाओं का दुष्परिणाम, आपने कोरोना में देखा होगा, कोरोना से लोग बहुत कम मरे हुए हैं, ज्यादा मरे हैं रेमडेसिविर से। कि रेमडेसिविर जो ऐसी दवा थी जिसका पोषण कम था शरीर का, जो तंदुरुस्त लोग नहीं थे, उनका जो दिल है या हृदय है तुरंत वो क्या क्या हो गया, अटक गया था। तो ये जो है, ये दवाओं का दुष्परिणाम भी वहां होता है, और उससे हमें हार्ट अटैक आ सकती है 15 कारण। अभी उससे क्या होता है, अभी ये हृदय रोग की प्रक्रिया कैसी होती है, देखो गलत आहार लेते हैं, तनाव लेते हैं, व्यायाम नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, रक्तवाहिका जो है, रक्तवाहिनी वो संकरित हो जाएगी, थोड़ा अवरोध उसका हो जाएगा, रक्त प्रवाह कम हो जाएगा, हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, सीने में दबाव बढ़ जाएगा, थकान, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और अचानक आपको दिल का दौरा आने वाला है। और ये जो कारण है ये आज का नहीं है, ये चरक जी ने साढ़े साढ़े 10,000 पहले कहा है चरक संहिता में। वो ऐसा कहते हैं, अत्युप सेवनम स्निग्धाना गुरु शीताधिक तथा संचितो वात कफाभ्या हृदया तो भवेत रुजन। उन्होंने साफ साफ कहा है हार्ट अटैक कैसे आता है, गलत खान पान किया, तनाव में रह गए, आम का टॉक्सिन्स का ज्यादा आपने क्या है, टॉक्सिन ज्यादा शरीर में रख दिए, तो आपको फैट बढ़ गया, तो आपको ऑटोमेटिकली हार्ट अटैक आने वाला है। अब ये क्या करेगा, फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, जो रक्त वाहिनियों में जो है वहां अवरोध निर्माण करेंगे, और वो अवरोध निर्माण करने के बाद रक्त का पुरवठा हृदय को नहीं होगा, और हृदय से शरीर को नहीं होगा, तो वहां दिल का दौरा आपको आने ही वाला है। अभी क्या होता है कि बहुत लोगों को सिम्टम्स दिखते हैं हार्ट अटैक के, लेकिन वो उस वहां दुर्लक्षित करते हैं। देखो कभी भी याद रखो, अभी ये जो मैं आपको 10 सिम्टम्स बता रहा हूँ ना, किसी को भी अगर दिखते हैं तो तुरंत अवेयर होना है और सिबकतम शुरू करना है। ये सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत क्या करना है, अवेयर होना है, सावधान रहना है, और तुरंत हमें सिबकतम का जो प्राशन है शुरू करना है, डॉक्टर के पास जाना है, पूरा शरीर डायग्नोस करके लेना है। और हम क्या करते हैं कि बहुत सारे गलत फेमे में रहते हैं कि अरे नहीं ये वो जलन होती है छाती में तो एसिडिटी रहेगी, ये रहेगा, ऐसे बात करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। देखो क्या क्या हम गलतियां करते हैं। पहली गलती क्या क्या होती है, कारण संक्षेप में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि लक्षण दिखता है, सीने में भारीपन है, दबाव है, महसूस होता है, प्रेशर आ रहा है, टाइटनेस लग रहा है सीने में, हम क्या समझते हैं गैस हुई होगी, ऐसा कहकर छोड़ देते हैं, चलो गैस हुई। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है, सीने में भारीपन क्यों आ रहा है, क्योंकि हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति कम हो रही है, इसलिए आपके सीने में भारीपन आ रहा है। ये कारण हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है अरे गैस हो रहा है, चलो कुछ नहीं होगा, सोडा पी लेते हैं, थम्स अप पी लेते हैं, और वापस हम क्या करते हैं, गैस बढ़ा देते हैं। ये कौन डॉक्टर मिलता है उनको पता नहीं है, ये पी लो वो पी लो, कुछ ना कुछ जूस पीने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा बहुत बहुत लोग तो एंटासिड लेते हैं, उनको लगता है छाती में जलन हो रही, भारीपन आ रहा है, एंटासिड ले लो, क्या क्या संबंध क्या है उसका, कुछ भी नहीं।
उसका कारण अलग है, डायग्नोस करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आपके बाहे में, कंधों में, जबड़ों में, गर्दन में, पीठ में खिंचाव आता है, दर्द आता है और बार बार आते रहता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, घर में ही अमृतांजन लगाते हैं, झंडू बाम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, कंधा दुख रहा है, छाती में, छाती के पीछे, बाहों में, गर्दन में खिंचाव आ रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन ये सब लोग जो है अमृतांजन लगा रहे हैं, झंडू बाम लगा रहे हैं या मरहम लगा रहे हैं, उनको लगता है कंधा दुख रहा है। उनको क्या लगता है, साधारण मलहम लगाएंगे, मांसपेशियों का दर्द है, कुछ नहीं होगा। असली कारण क्या है कि जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम को अन्य भागों में, तंत्रिका में बिगाड़ आया है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये धीरे धीरे आने वाला संकेत है, ये हमें पता नहीं होता है और कोई बताता भी नहीं है, हम दुर्लक्ष्य कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि देखो, हमें सांस फूलती है, मान लो 100 मीटर हम चल गए पैदल तो हमें सांस फूलने लगती है। सांस फूलने लगती तो हमें लगता है वजन बढ़ गया, उम्र हो गई शायद, हम ऐसा कह के टाल देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं, हमें डायग्नोस करना चाहिए, सच में वजन बढ़ा है उसकी वजह से हो रहा है या फिर हृदय की वजह से हो रहा है। अगर हृदय की वजह से अगर हम देखेंगे तो हार्ट की पंपिंग की क्षमता जो है ना वो कम हो गई है, हार्ट कम पंपिंग कर रहा है, इसलिए सांस फूल रही है। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। लेकिन हमें वजन बढ़ गए ये कह के हम क्या करते हैं, दुर्लक्ष्य कर लेते हैं। तीसरा होता है, कभी कभी ऑफिस में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, फैन चालू है, फिर भी थकान आती है, नींद आता है, पसीना आने लगता है। जब आप कभी भी फैन के नीचे बैठे हो और आपको पसीना आए तो समझ जाना है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, हृदय में प्रॉब्लम है। एसी में बैठे हो फिर भी पसीना आ रहा है, समझ लो आपका दिल खराब हो गया है, आपका हृदय खराब हो गया है। और हम क्या सोचते हैं, काम का टेंशन है, काम का तनाव है, चलो हो जाएगा ठीक, आराम कर लेंगे। लेकिन इसका सही कारण क्या है कि आपके हृदय को ऑक्सीजन की कमी है, हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए कैसे कैसे कि आपको ये स्वेट आ रहा है, इसलिए क्या है कि पसीना आ रहा है, ये हमें जानना चाहिए। आगे क्या होता है कि सर दर्द होता है, सर घूमता है, चक्कर आता है, हल्कापन महसूस होता है, हमें लगता है बीपी लो हो गया। लेकिन ये बीपी लो नहीं हुआ है, आपके मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति हो रही है, वहां रक्त नहीं जा रहा है क्योंकि हार्ट से पंपिंग ठीक नहीं हो रहा है, हार्ट वो रक्त नहीं भेज रहा है। ये कारण भी होता है। बहुत बार होता है कि हमें रात में सीने में दबाव आता है, रात में हम सोने से उठते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। और ज्यादातर हार्ट अटैक जो आते हैं ना, एक रिसर्च ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा आते हैं रात को 2 या 3 बजे के बीच में, 2, 3, 4, 5 ऐसे, क्योंकि वात का प्रभाव वहां ज्यादा रहता है, तो वहां ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। हमें क्या लगता है कि चलो एसिडिटी हो गई, अभी कोई खाना खाया है सुबह का या रात को खाना खाया है तो पचा नहीं, शायद एसिडिटी हो गई है, फिर हम एंटासिड लेते हैं, जेलोसिल लेते हैं, या फिर मॉडर्न साइंस की बहुत सारी दवाइयां हैं जो एसिड कम करने की है, जेलोसिल है, या ऐसे दवाई लेने से हम थोड़ा राहत मिलती है। लेकिन उसका सही कारण क्या है, रात में हृदय के ऊपर तनाव बढ़ गया है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो बर्निंग अंदर से कर रहा है, हृदय से, पेट से नहीं कर रहा है। तो उसे क्या है, ये एसिडिटी नहीं है, ये क्या है, हृदय विकार है। इसका वास्तविक अर्थ यह है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी भूख अचानक कम हो जाती है, पेट फूलना लगता है, बार बार अपचन होता है, खट्टी डकारें आती है, हमें लगता है कि चलो पाचन की समस्या है, कुछ तो दवा लेंगे, पेट की गड़बड़ी की दवा लेंगे या फिर त्रिफला लेंगे। लेकिन असल में क्या है कि आपका लीवर और जो हार्ट है उसका जो एक दूसरे से जो संयोजन है वो ठीक नहीं हो रहा है, रक्त की आपूर्ति हो रही है वहां, पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए भूख नहीं लगती है। अगर आपकी पहली भूख 4 रोटी की थी और आप 2 रोटी की हो गई है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गड़बड़ है। और दूसरा आगे आगे का लक्षण जो है कि हमारे हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ते हैं, उंगलियां नीली सफेद हो जाती है, देखो आपको मैंने चित्र में दिखाया है, कैसे आपके पैरों के नाखून अगर नीले होने लगते हैं ना, तो समझ लेना कि आपके शरीर में रक्त का संचार धीमा हो गया है। लेकिन हम समझते क्या है कि नहीं ठंड है, ठंड के कारण वो ऐसे नीले होते हैं तो छोड़ दो, या हम कभी कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पैर के नाखून कैसे है, हाथ के नाखून कैसे है। जब भी कभी हमारे पैर के और हाथ के नाखून जब नीला रंग धारण करने लगे तो समझ लेना हार्ट में गड़बड़ी होनी चालू हो गई है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बार अचानक रात को बेचैनी आती है, मन में डर आता है, मृत्यु की आशंका होती है, और उसे हम मानते हैं कुछ समस्या है, अनदेखा कर लेते हैं। लेकिन आपको जो
हृदय की जो ऑक्सीजन का प्राणवायु की जो क्षमता है वो कम वहां हुई है, जो कार्डियक एक्टिविटी है ना वो कम हुई है। ये सारे कई सारे कारण है। और एक लास्ट का कारण है कि आपकी जीभ के ऊपर जो सफेद परत ज्यादा से ज्यादा आती है ना, तो समझ लेना कि ये आपको क्या है कि प्रॉब्लम हार्ट की जो है वो शुरू हो गई है। मुंह में सूखापन है, यानी कि मुंह सूखा पड़ रहा है बार बार, तो समझ लेना। और जो लोगों को बार बार गैसेस की प्रॉब्लम होती है, सुबह से लेकर शाम तक लगभग 10-12 बार अगर गैस का प्रॉब्लम हो जाए, तो समझ लेना हम हमारा प्रवास हार्ट अटैक की तरफ चल रहा है। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, ये गैस का प्रॉब्लम हार्ट का क्या संबंध है? देखो, हमारा अन्न जो है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब सड़ जाता है ना, तो वहां गैस बनती है, और वो गैस जो है वो बाहर आ जाती है। फिर हम मीटिंग में नहीं बैठ सकते, ऑफिस में नहीं बैठ सकते, कहाँ नहीं बैठ सकते, हमें बाथरूम जाके वो कैसे गैस खाली करनी पड़ती है। ये बार बार अगर किसी को गैसेस की प्रॉब्लम है, वो अभी अवेयर हो जाए। उन्होंने ये सिबकतम घर में रखना है, पाचन ठीक करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी से सावधान हो गए, तभी आप आगे जाके जो है वो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब ये सारे लक्षण दिखने के बाद अभी उसके ऊपर सिबकतम कैसे काम करेगा, ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो समझ लेना कि आपको हार्ट की बीमारी आने आने वाली है, आज नहीं तो कल आने वाली है। तो ये फिर हार्ट को कैसे समझेंगे, ये हार्ट क्या है, ये हृदय क्या है? तो आयुर्वेद क्या कहता है, ये हार्ट जो है, हार्ट हृदय का मतलब हार्ट नहीं होता है। आयुर्वेद में हृदय का जो वर्णन है वो बहुत विस्तार से किया है। मॉडर्न साइंस हार्ट जो बोलता है ना, हार्ट का मतलब सिर्फ पंपिंग मशीन है, यानी कि जो हार्ट जो है ये सिर्फ ऑर्गन नहीं है। ये आधुनिक विज्ञान किसकी क्या है कि वो रक्त को पंप करने वाला मशीन उसको कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ रक्त को पंप करने वाला मशीन नहीं है। ये जो है ये बहुत बड़ी संकल्पना है। आयुर्वेद कहता है कि ये हृदय जो है, ये हृदय एक कोष्टांग है, ये प्राणायाम है, मुख्य मर्म है, प्राण का आसन है, मन के भावों का आश्रय स्थान है, और हृदय केवल अवयव नहीं बल्कि चेतना का भी केंद्र है। इतना सारा हृदय में आता है, इसलिए उसको हृदय कहा गया है। हृदय की व्याप्ति क्या है पता है? हृदय के बारे में महर्षि चरक कैसे कहते हैं, हृदय नाम मन बुद्धि इंद्रिया नाम चकुलम, माने यानी कि जो रुद्र जो है, हृदय जो है, ये मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा इनका भी स्थान है। क्योंकि जब हम डरते हैं तो धड़कन तेज होती है, जब हम दुखी होते हैं तो छाती भारी लगती है, जब हमारे दिल में प्रेम आता है तो हृदय खिल उठता है, क्योंकि ये हृदय जो है भावों का स्थान भी है। इसलिए आयुर्वेद उसको हृदय की संकल्पना से देखता है, एक व्यापक स्वरूप से देखता है, सिर्फ ये पंपिंग मशीन के स्वरूप से वो नहीं देखता है। सिर्फ हृदय का काम इतना ही नहीं है, रक्त को लेना और साफ करके शरीर में पहुंचाना इतना ही नहीं है, या दिल की धड़कन जो है वो बढ़ाना इतना ही हृदय का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। अब ये हृदय क्या है, हृदय का अर्थ क्या है? हृदय का अर्थ अगर देखेंगे तो उसके नाम में ही सब कुछ है। हृदय, हृदय का मतलब क्या, र का मतलब होता है हरति, हरति का मतलब टू रिसीव, हरति का मतलब क्या है, रिसीव। द का मतलब है ददति, ददति का मतलब क्या है, प्रदान करना। और य का मतलब है यागति, यानी कि स्वीकार करना, प्रदान करना, नियंत्रित करना, टू रिसीव, टू गिव, टू कंट्रोल। यानी कि जो रस रक्त को रिसीव करेगा, उसका स्वीकार करेगा, उसको फिर शरीर को प्रदान करेगा, और प्रदान करने के बाद पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण करेगा, ये हृदय काम करने वाला है। अभी ये हृदय का जो काम है, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं वो स्वीकार करना है, जो हमारे रक्त में है, हमारे रस में है, वो स्वीकार करना है, जो अन्न से आते हैं पोषण में। और जो खराब चीजें हैं वो बाहर फेंक देना है, यानी कि उसको रक्त से वो निकाल लेना है। तो ये पूरी क्रिया जो है, ये पूरी क्रिया के ऊपर काम करने वाला ये हमारा हृदय है। तो ये हृदय को ठीक करने के लिए कौन सी वनस्पति ठीक से काम करेगी? तो मॉडर्न साइंस भी अभी ये कहता है कि अर्जुन वनस्पति के साथ साथ ये सी बक्तम वनस्पति जो है ये भी उसके ऊपर काम करने वाली है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है उसमें अगर हम देखा जाए तो ये हृदय जो है एक व्यान वायु के ऊपर काम करने वाला एक अवयव है। जब हमारे शरीर में हम देखते हैं ना, पंच प्राण बोलते हैं कि पंच प्राण चले गए, पंच प्राण पंच तत्व भी चले गए। ये पंच प्राण का मतलब क्या है कि जो वायु हमारे शरीर में काम कर रहा है, जो हम नाक से अंदर ले रहे हैं, ये वायु हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद उसके 5 प्रकार हो जाते हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ऐसे 5 प्रकार होते हैं। और ये 5 प्रकारों से फिर आगे जाके क्या होता है कि हमारे शरीर को संचालित करता है। और संचालित करता है तो कैसे करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने से जितने भी पोषक द्रव्य हैं वो निकाल कर
उसका रस बन जाता है, और वो रस लीवर के माध्यम से आगे जाके हृदय में जाता है। और हृदय में जाने के बाद फिर हमारे नाक से जो हमने सांस ली थी, जो शुद्ध ऑक्सीजन लिया था, जिसको अंबर पीयूष कहते हैं, जो हमारे नाक के अंदर से जाके हमारे फेफड़ों में जाता है, वहां फिल्ट्रेशन होके फिर वो रक्त में मिल जाता है। फिर फेफड़ों की तरफ से आया हुआ शुद्ध रक्त और लीवर के माध्यम से आया हुआ जो शुद्ध रस जो है, वो दोनों भी हृदय में आके एक साथ मिल जाते हैं। मॉडर्न साइंस में कहते हैं इसको ब्लड, दूसरे को कहते हैं प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा और ब्लड एक साथ होते हैं। वैसे आयुर्वेद कहता है रस और रक्त एक साथ आते हैं, वो दोनों वहां मिल जाते हैं, और व्यान वायु के माध्यम से जैसे दिल की धड़कन बढ़ती है, जितनी धड़कन बढ़ती है वैसे ही कुछ क्षणों में हमारे शरीर के पूरे अंगों में, पूरे पेशियों में हम वो वहां चली जाती है। फिर रक्त में क्या है, रक्त में पोषक द्रव्य है, नहीं प्लाज्मा है, पोषक द्रव्य जो अन्न से आए हुए हैं। फिर वो रक्त क्या करता है, हर एक कोशिकाओं के पास जाके उसका पोषण करता है ये रस से। और वो कोशिकाओं में, वो सेल्स में जितने भी सारे टॉक्सिन्स थे, जो कचरा था, वो वापस लेके वो आता है फिर हृदय में। और फिर हृदय में आने के बाद फिर फेफड़ों के माध्यम से जो उच्छ्वास हम कहते हैं, जो आफ्टर ब्रीथिंग कहते हैं, जो उच्छ्वास निकालते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कि जो हमारे शरीर के पेशी ने जो शुद्ध रस लिया था, शुद्ध ऑक्सीजन लिया था, और उसके ऊपर काम करके शरीर की जो हलचल करने के लिए, पाचन करने के लिए, सभी क्रिया करने के लिए जो काम किया था, उसमें जो एनर्जी गई, उसका जो कचरा हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में घुल के वापस हृदय में से आके फिर हमारे फेफड़ों से, और फेफड़ों से नाक से बाहर चला जाता है। और ये जो क्रिया है, ये हर एक हमारे हार्ट बीट के साथ बार 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 बार, यानी एक मिनट में 70 बार, 72 बार होती है। ऐसी बार बार होती है, उसको चक्रवत क्रिया कहते हैं। और ये चक्रवत क्रिया बार बार होने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो है ये अच्छा काम कर सकता है। और ये कैसी होती है, ये हमारे मस्तिष्क के साथ भी होती है। देखो हृदय जो है ये भावों का स्थान है, मन का स्थान है। मस्तिष्क जो है बुद्धि का स्थान है। ये बुद्धि और मस्तिष्क और हृदय और मन ये साथ में ही काम करते हैं। और इसलिए ये चक्रवत क्रिया के काम में आते हैं। चक्रवत क्रिया को वो क्या है कि सपोर्ट करते हैं। और इसलिए हमारा शरीर जो है ये जिंदा रहता है, और हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है, काम करने में सक्षम होता है। और ये हृदय जो है, ये हृदय सिर्फ क्या है, सिर्फ हार्ट नहीं है, ये आंखों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। देखो आंखों का और हृदय का एक कनेक्शन होता है। जब हम माँ के गर्भावस्था में होते हैं ना, चौथे महीने में, तो ये हृदय और आंख दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। और देखो फिर दुख हमें हृदय में होता है, लेकिन पानी कहाँ से आता है, आंख से आता है ना। आनंद हमें हृदय में होता है, लेकिन फिर आनंदाश्रु भी कहाँ से आते हैं, आंखों से ही आते हैं ना। एक दूसरे का संबंध है। जब हृदय बंद होता है ना, मान लो कोई आदमी की मौत हो गई, तो हम हार्ट बीट डॉक्टर लोग चेक करते हैं, लेकिन हार्ट बीट चेक करने के बाद भी अगर हार्ट बीट नहीं लगती है, तो आंखों में देखा जाता है। अगर आंखों में कुछ ऐसी किरणों डाल के, लेजर डाल के आंखों की अगर हलचल हो रही है, तो आदमी जिंदा है। अगर वो भी नहीं हो रही तो आदमी मर गया है, ऐसा डायग्नोस किया जाता है। इसलिए आंखों का हृदय का बहुत नजदीक का संबंध है। और उसके ऊपर अगर देखा जाए, तो ये इतना सारा बड़ा हृदय है, तो ये हृदय के ऊपर फिर ये सिबक्तम जो है, ये सिबक्तम कैसे काम करने वाली है, तो ये सबसे पहला देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया करने वाली है। सिबक्तम का जूस जैसे हम 10 ml गर्म पानी के साथ ले लोगे, तो गर्म पानी के साथ खाली पेट हमें लेना है सुबह सुबह। और खाली पेट लेने के बाद जैसे ही वो हमारे शरीर से संक्रमित होके हृदय में जाएगी, तो हृदय में जाने के बाद हृदय में जितने भी आपके नसनाड़ी संस्थान है, जितने भी सारे वेन्स है, जितने भी सारे आर्टरीज है, वहां जितना भी सारा चिपका हुआ कचरा है, वो सबका सब वो बाहर निकालने वाला है। क्या करने वाला है, सबका सब वो बाहर निकालने वाला है। और हृदय को शुद्ध करके एक उसका रक्त का संचारण जो है वो तंदुरुस्त रखने वाला है, एक सही ढंग से वो रखने वाला है। तो ऐसे हृदय के ऊपर काम करने वाला है। और आपके शरीर में जितना भी खराब कोलेस्ट्रॉल है वो कम करेगा। एचडीएल जो एचडीएल आपको बढ़ाएगा। एचडीएल बढ़ाने के बाद ट्राइग्लिसराइड जो है, वो ट्राइग्लिसराइड जो है उसको कम करेगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम हमारे शरीर में देखो हृदय विकार एक प्रकार से आता है और कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। उसके ऊपर भी हृदय के मांसपेशियों को भी ये बहुत सक्षम बल देने वाला है। ये
इतना सारा काम करने के बाद भी ये हृदय को एकदम शुद्ध और तंदुरुस्त रखता है, सूजन विरोधी रखता है, एंटी प्लेटेबल क्रिया जो है वो अपने हृदय में करके रखता है। और इससे क्या होता है कि ये हृदय हमारा तंदुरुस्त रहता है, उसका सारा कचरा जो है वो बाहर निकाल कर वापस हृदय में जाके उसके सारे सेल्स को, पेशियों को एक ताकत देके, जितनी भी सारी सिबकतम में ताकत है वो सारी देके ये हमारे हृदय को एक सिक्योर बनाता है। और उसको भी लेना कैसा है, ये सिबकतम जो है उसका अनुपात कैसा है, लेना कैसा है। तो सिबकतम हमें, जो नॉर्मल आदमी है उसने 10 ml लेना है, और जिसको हृदय विकार का मानो कुछ डर है या कुछ डायग्नोस हुआ है तो अर्जुन चूर्ण के साथ अगर ले लिया, 2 ग्राम अर्जुन चूर्ण और सिबकतम 10 ml, ये भी अगर साथ में ले लिया, अर्जुन अस्त्र भी ले लिया, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन पहला डायग्नोस करके लो, आपके लिपिड प्रोफाइल क्या कह रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितनी है। एंजियोग्राफी किया तो अच्छा ही है कि एंजियोग्राफी में तो पूरा पता चलेगा कितना ब्लॉकेज है, क्या है। लेकिन वो भी पूरा है तो रिड्यूस करने की ताकत भी उसमें है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से वहां जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो सही है, जो लोग तंदुरुस्त है वो सिर्फ सिबकतम का रस अगर हर दिन पी लेंगे सिर्फ 3 महीने के लिए, तो उनको कभी भी शायद मुझे लगता है कि भविष्य में हार्ट अटैक नहीं आएगा। कुछ थोड़ा नियमों का पालन उन्हें करना पड़ेगा। तो ऐसे सिबकतम जो है, ये सिबकतम हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। आज तो सिर्फ हमने हृदय विकार के ऊपर ही कैसे काम करता है यही हमने देख लिया है। कल हम वापस आने वाले हैं और बाकी के विकारों में, जैसे लीवर के ऊपर कैसे काम करता है, किडनी के ऊपर कैसे काम करता है, या फिर ये सिवक्तम को आपको पता है उसका होम, उसको ये कहते हैं कि होम डेकोर भी बोलते हैं या होम ब्यूटी पार्लर भी उसको बोलते हैं, कि अगर आपको सुंदर दिखना है, सुंदर रहना है, तो वो कैसे काम करता है, उसका कैसा उपयोग करना है, ये भी हमें जानना है। बहुत सारी महिलाओं, माताओं की परेशानी होती है, महामारी होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी ये कैसे काम करने वाला है। ये सारी चीजों के ऊपर, हर एक रोग के ऊपर, हर एक व्याधि के ऊपर ये सिबकतौन, ये डीप में जो काम करता है ना, उसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा अध्ययन करना है। और मैं जाते जाते आज इतना ही आपको बोलूंगा, ये सिबकतौन के ऊपर मैंने जो आपको कहा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने कहा है उसका एक बार आप थोड़ा सुन लो तो आपको समझ में आएगा ये सिबकतौन जो है, ये सिबकतौन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में, आपको सेहत जो है, सेहत अच्छी चाहिए, और आपको सच में अगर ये करना है कि आपको तंदुरुस्त रहना है, 100 साल तक आपको जीने का आपका अगर मान लो मोटो है, तो सिबकतौन जो है वो आपके घर में होना ही चाहिए, और हर एक व्यक्ति ने जो है उसका सेवन करना ही चाहिए। तो यही इम्पोर्टेंट जो है ये आज के लेक्चर का था। मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाता हूँ और फिर यहीं पे आज का जो व्याख्यान है ये समाप्त करता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, तो ये कौन कह रहा है, भारत सरकार खुद होके कह रही है। सबको आवाज आ रही है? यस। नो सर, नो सर। वीडियो 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 की आवाज नहीं आ रही। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो सिबकतम के बारे में एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे तो वीडियो में आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू तो थोड़ा ये उसका प्रोफाइल चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आज का सत्र जो है हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। आज मैंने सिर्फ सिबकतम के बारे में इतिहास और उसमें क्या क्या गुण है और वो शरीर के ऊपर कैसे काम करता है, तो उसमें से व्याधियों में कैसे काम करता है, तो उसमें से हृदय विकार की व्याधि हमने देख ली थी। और हम कल बाकी की व्याधियों के ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर सिबकतम कल उसका अध्याय हम समाप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया रहेगा। बहुत सारे लोगों को थोड़ा बोर हुआ होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जिन जो अच्छा है वो आप ले लो, जो अच्छा नहीं है वो छोड़ दो। लेकिन एक बात तो सुन लो, इस वक्त हम, देखो मैंने भी मेरे घर में ला के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी डॉक्टर में वीडियो कैमरा शुरू करता हूँ, आप उसमें देख सकते हो कि मेरा कैमरा शुरू है। ये प्रोडक्ट मैंने भी लिया है और मैं भी लेता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में आते हैं। मैं खुद उसका सेवन करता हूँ, इतने अच्छे रिजल्ट्स है कि
कभी भी आशंका नहीं है कि अभी वापस कभी हार्ट अटैक आ सके या आएगा, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। हार्ट का हेल्थ चाहिए तो ये हृदय संवर्धक जो टॉनिक है सी बख्तर हर एक के घर में होना चाहिए। बस इतना ही आज के दिन में कहता हूँ, और आप सभी को नमस्कार। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जबरदस्त, सो पावरफुल, सो इन डीप डिटेल। थैंक्स लॉट आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्वानंद हाँ, कुछ पंडित प्रश्न सर जी। पूछ। आपने हमें जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना भी ये जो ज्ञान दिया है, की वॉइस आ रही थी। सो देखिए डॉक्टर स्वानंद पंडित सर जी, आपने